बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। दो कौमी नज़रिया जिसकी याद हमें बहुत कम आती है और अब आके तो हमें पूछना पड़ता है कि जनाब ये दो कौमी नज़रिया जो नज़रियाती असास थी पाकिस्तान की, ये क्या थी। और 14 अगस्त पे या 23 मार्च पे हम एक दफ़ा यादा करते हैं कि हाँ कुछ ऐसा नज़रिया, कुछ ऐसी सोच थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया था। बहुत सारे हमारे मुल्क दोस्त अनासर जो है वो ऐसे हैं जो इस चीज़ पे भी इसरार करते पाए जाते हैं कि जनाब ये अब छोड़े आप इस नज़रिए शज़रिए की बातों को, आगे चले, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनके दरमियान और बहुत सारी मुआशियात, बहुत सारी इक़्तिसादियात, बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारे रवाबित लाज़िम व मलज़ूम होते हैं जिससे किसी को भी इनकार मुमकिन नहीं है। इसलिए कि बदलते दौर के तकाज़ों के साथ साथ हर मुल्क को अपनी खारजा पॉलिसी में और उसके साथ साथ अपने बहुत सारे दाखिली मामलात में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ और लचक जो है वो दिखानी पड़ती है। लेकिन एक कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ और लचक किस हद तक होगी उसका तयन हमेशा कोई भी मुल्क अपने मफाद से और उसके साथ साथ अपने जो उसके बहुत सारे ऐसे नज़रिए होते हैं उनकी रोशनी में करता है। अब कल जो एक वाक़या हुआ जिसको इंडियन मीडिया ने ही रिपोर्ट किया, जो हमने भी सुना, और जिसमें एक ऐसा मुसलमान ख़ानदान, अखलाक जो है वो कोई एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक सोच का नाम है, वो एक नज़रिए का नाम ही है ना, कि एक मुसलमान जो कि एक अपने मुल्क में जहाँ पर कि वो पैदा हुआ है, जहाँ पर कि वो मुकीम है, जहाँ पर कि वो ज़िंदगी गुजारता है और हर इंसान के बुनियादी हकूक़ में शामिल है कि वो ज़िंदगी अपनी सोच, अपने नज़रिए, अपने अकायद, अपने मज़हब के मुताबिक गुजारने की मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी रखता है, भले वो पाकिस्तान में रहता हो, भले वो इंडिया में रहता हो, भले वो किसी और मुल्क में रहता हो। चले हम पर तो आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हम बड़े मुतशद्दिद हैं, हम अक़लियतों को नहीं उनकी जगह देते हैं, हम यहाँ पर उनको उनकी नज़रिए और उनकी सोच के मुताबिक जीने का हक़ नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पर कोई वाक़या हो जाए तो 1001 NGOs हैं जो चीखना और शोर मचाना शुरू कर देती हैं और साबित करना शुरू कर देती हैं कि इस्लाम जो है वो कोई तंग नज़री का मज़हब है और मुसलमान जो हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो हैं वो एक तंग नज़र के और सोच के हामिल कुछ ऐसे अफराद का नाम है, उनका मजमुआ का नाम है कि जो किसी भी शख्स को, कौम को, मज़हब को, मसलक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी इस तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसलिए वो ना सिर्फ अपने लिए ख़तरा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है और ये हमारे अंदर से आवाज़ें बहुत ज़्यादा शोर से उठती हैं। ऐसा ही तो वाक़या हुआ है ना इंडिया में भी, और उसके साथ दो कौमी नज़रिए की याद कितनी ताज़ा हो गई है जब हमें बताते हैं हमारे बुज़ुर्ग कि वहाँ पर आप नहीं ज़िंदगी जी सकते थे, वहाँ हिंदू और मुस्लिम पानी अलग अलग होता था। अगर आपने कुर्बानी करनी होती थी तो उनकी गाँव माता की कुर्बानी थी, वो नहीं इस बात को कबूल करने के लिए तैयार होते थे कि हमारी भगवान को आप कुर्बान कर दें। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसके लिए जो एक अमली मुजाहिरा हमने देखा कि कश्मीर में पाबंदी लगा दी गई, कितने एहतजाज हुए, कितने लोगों ने उसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट किया, किसी की सुनवाई हुई क्या? किसी को उसके मज़हब के मुताबिक, उसके नज़रिए के मुताबिक या उसकी सोच के मुताबिक जीने की आज़ादी दी गई। एक ऐसी स्टेट में जो कि अपने आप को सेकुलर और एक ऐसी स्टेट जो कि अपने आप को मजहबी इंतहा पसंदी से अलग करार देती है, वो कहती है कि वो तो एक सेकुलर स्टेट है। हम तो चलें फिर कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उनका तो दावा यही है कि वो एक इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और उसका कोई मज़हब नहीं है, वो किसी मज़हब का प्रचार जो है वो नहीं करेंगे। इसके बावजूद वहाँ पर मुसलमानों को कत्ल किया गया और कल का जो वाक़या है वो इस चीज़ की खुली निशानदेही है कि वहाँ पर आज भी उतनी ही तंग नज़री है और वहाँ जो मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल है। इन सारी चीज़ों की रोशनी में हमें अपनी इस आज़ादी का और इसकी कदर कीमत का एहसास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिन चीज़ों को हम बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम बड़े आराम से अगर ये सोचें कि हमने किस चीज़ की कुर्बानी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है और उस पर हम मुकम्मल आज़ादी और इख्तियार रखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसी आज़ादी की तुफ़ैल और बदौलत है जिसकी हम कदर शायद उतनी नहीं करती। अब कदर करने का मतलब ये तो नहीं है कि 2 दिन हमने मना लिए या 4 दिन हमने मना लिए साल में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लिए और उसके बाद फिर मगन हो गए अपनी ज़िंदगी में। साइऑप्स, बहुत सारे इस तरह की तरीके होते हैं जहाँ पर कि मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा है, जहाँ नफ्सियाती तौर पर इंसान को, जज्बाती तौर पर इंसान को, दिली तौर पर उसके जो हैं उसके नज़रियात को अपने मुताबिक तब्दील किया जाता है, उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है। बहुत सारी ऐसी जुमले, बातें, अंदाज, बहुत सारे ऐसे ड्रामे, सिचुएशंस जो कि हम देखते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा जहन उनका असर किस दर्जे कबूल कर रहा है। ख़ास तौर पे वो जहन जो कि कच्चे होते हैं। जब हम बहुत सारे ऐसे नज़रियात के प्रचार करते हैं अपने ड्रामों के ज़रिए से, अपनी फिल्म
फिल्म्स के ज़रिए से, जो कि उन कच्चे जहनों के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनका असर जो है वो बहुत मजबूत होता है, तो फिर हम उनका शिकार कर देते हैं, उनको एक ऐसी कौम के हवाले कर देते हैं जो कि हमारे नज़रियात, हमारे अकायद, हमारी जो बुनियादी जिन चीज़ों पे हम यकीन रखते हैं उन तमाम के साथ मुतसादिम है। बहुत ज़रूरत है कि हम आज इन चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकें और दुनिया जिस तरह से चीज़ों को देख रही है उसी पर्सपेक्टिव में देखते हुए अपनी भी पॉलिसीज़ को मुरतब कर सकें और सोच सकें कि दोस्ती लेकिन किस हद तक, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित लेकिन किस हद तक, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे मरासिम लेकिन किस कीमत पर, क्या कश्मीर की आज़ादी, क्या हमारे वहाँ जो रहने वाले मुसलमान हैं और हमारी अपनी आज़ादी, क्या उन तमाम चीज़ों को हमने किस तरह से देखना है। और ये कि हमारी आने वाली नस्लें जो कि आज बहुत सारी इंडियन फिल्म्स और बहुत सारी इस तरह के इंडियन ड्रामेज़ हैं वो देखकर इतने ज़्यादा ज़हनी तौर पर उनके ज़ेर असर हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या चीज़ असर सही है, क्या गलत है, क्या दुरुस्त है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और इसमें कसूर मेरा और आपका है जिन्होंने उनको बहुत सारे ऐसे, आपको पता है बच्चों के बहुत सारे ऐसे कार्टून्स चल रहे हैं जिसमें उनके भगवान जो है मुख्तलिफ देवता के रूप में आते हैं और वो आकर उनकी मुख्तलिफ मुश्किलात हल कर रहे होते हैं। और आफरीन है हमारे उन चैनल ऑपरेटर्स पे जो कि बड़े खुलेआम उनको चला रहे होते हैं और बाकी पाकिस्तान के चैनल्स वो बंद कर देते हैं कि जी हमें ये पैसे नहीं मिले, हमें ये मसला इसमें हो रहा है, चैनल्स के ऊपर नीचे कर देंगे नंबर्स। लेकिन उन कार्टून चैनल्स को वो बहुत ओपनली चलाए जा रहे हैं, हालांकि शिर्क के साथ साथ से गैर पाकिस्तानी जो एक सोच है उसका एक खुलेआम प्रोपेगेंडा, उसका एक खुलेआम इजहार है। लेकिन कभी इसकी तरफ हमने उस तरह से दिलचस्पी नहीं ली, उस तरह से गौर नहीं किया। बहुत ज़रूरत है कि अब हम इन चीज़ों को देखना शुरू कर दें और सिर्फ ये नहीं कि अपनी थोड़ी सी तफरीह तबाह के लिए अगर हम जाके फिल्म्स देखते हैं और उनको पैसे देकर आ जाते हैं ढेर सारे, तो हम समझें कि वो हमें हक है हम इतना फ़न करें। अगर हम इतना फ़न करने का हक रखते हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम इसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर हम ऐसे लगे कि जैसे हमारी कोई दुश्मनी है, लेकिन ये दुरुस्त है कि हमारी दोस्ती जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ मशरूत है और दोस्ती हमेशा एक दोहरा तरीका होता है जिसमें कि दोनों तरफ से दोस्ती का जो सिलसिला है उसका आगाज़ होता है। पाकिस्तान के बारे में और ख़ासतौर पे कल वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीच की है सलामती काउंसिल में, जिन इश्यूज़ को रेस किया गया है, ये कितने अरसे से ये मसले जो हैं वो आज तक हल तलब हैं। कश्मीर का मसला आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हल तलब है और हमेशा जब भी पाकिस्तान उस पर बात करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान को जिस तरह की मज़ाहमत का और जिस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है उन सब पे वाज़ेह है। ज़रूरी है कि बहैसियत कौम हम इस महाज पर लड़ें, ना कि सिर्फ एक इदारा और ना कि चंद एक अफराद या चंद एक जमातों के सुपुर्द हम कर दें कि सिर्फ वही जिम्मेदार हैं कि इसके ऊपर बात करें, बाकी हम एंटरटेनमेंट करेंगे, तफरीह तबाह के नाम पर हम वो तमाम साइऑप्स जो कि इंडिया करता है और जो कर रहे हैं हम उनका शिकार अपने आने वाली नस्लों को करते चले जाएंगे। बहरहाल मुझे दुख हुआ था सारा वाक़या सुनकर, मैंने ज़रूरी समझा कि इस दुख का इजहार जो है मैं करूँ यहाँ पर। मेरी दुआ है कि हम सब अपने मुल्क की, अपनी आज़ादी की कदर कीमत का एहसास करते हुए इसके साथ वफा की जो एक कीमत है और उसके लिए जो ज़रूरत है वो अदा करने की हिम्मत और तौफीक जो है वो अपने अंदर पाएँ। आज का प्रोग्राम उसकी तरफ चलूँगी। आज क्रिकेट का मैच है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वनडे अपना शुरू करने जा रही है। इस सीरीज़ में हमने पिछली सीरीज़ जो है बड़ी शानदार तरीके से जीती। दुआएं तो यही है कि ये सीरीज़ भी हमारे हिस्से में आए और उसके साथ साथ हम सब भी देख रहे हैं कि हम कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट सूटेबल हो सकते हैं। सो कुछ बातें आज के मैच के हवाले से होंगी। AR ज़ायदी साहब सबसे पहले थोड़ी सी उनसे गपशप करने के बाद हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलेंगे। कुछ बातें किचन में, हमने जो कुर्बानी की एक रस्म जहाँ पे हम सबके पास अपने अपने हिस्से का गोश्त है वो भी मौजूद है। सो तलत आज मैं बताएंगी सचुआन बीफ कि ये कैसे बनता है, बड़ा मशहूर चाइनीज़ स्पाइसी जिन लोगों को खाने का शौक़ है। सो वो जानने की इसको अगर शौक़ रखें तो हमारे साथ रहें। उसके साथ साथ आपकी मेहमान से मुलाकात, और आज जिस मेहमान से आपकी मुलाकात हो रही है हम बड़े हो गए हैं बचपन से उनको देखते देखते और इंशाल्लाह और भी बड़े हो जाएंगे इनको देखते देखते। बहुत सारी खूबसूरत जुमले, बरजस्तगी, मकालमात और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें कहते हुए ना कहना और ना कहते हुए सब कह देना का हुनर और फ़न जो है वो इनसे शुरू हुआ और इसी तरह से खूबसूरती से लेकर सारी ज़िंदगी यही से आगे बढ़ते रहे। सो फारूक कैसर साहब से आज मुलाकात भी शो का हिस्सा है, लेकिन हमेशा की तरह ब्रेक पहले और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। हमने जिम्बाब्वे हरारे में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपनी T20 सीरीज़ जो है वो जीती। बड़ी खुशी है हमें इस बात की और
अब खुशी इस बात की भी है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जिस भी मैदान में उतरे, अल्लाह करे कामयाबियां उसके हमेशा कदम चूमे। आज पहला हमारा इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट जो है उसमें पहला मैच और पहला ओडीआई, उसके लिए भी हमारी उम्मीदें बहुत बुलंद और हमारी दुआएं बहुत सारी अपनी टीम की जीतने के लिए, उनकी कामयाबी के लिए। क्या सूरत हाल रहेगी, कुछ इसका तस्करा भी इस वक्त हम करेंगे। मेरे साथ AR जैदी साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो कैसा रहेगा ओडीआई सीरीज? जैसे कि ओडीआई में हमने वो पहले जो देखा कुछ श्रीलंका के साथ जो मामला हुआ, बड़े डिसअपॉइंटेड हम, फिर हमने देखा थोड़ा सा हमने इम्प्रूव किया। अब ये सीरीज है और आइंदा फौरन इसके बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज शुरू होने वाली है। सो ये ओडीआई बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हम लोग तो ये समझते हैं ना कि जिम्बाब्वे बहुत बड़ी हल्की सी टीम है, मगर मैंने शायद परसों भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि मुझे 1998 में जिम्बाब्वे जाने का इत्तेफाक हुआ। जिम्बाब्वे की टीम जो है अपनी ग्राउंड्स के ऊपर मेरा ख्याल है टफेस्ट कंपिटिटर्स हैं। अच्छा। और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरह T20 के क्लोज मैचेस हुए हैं, 13 रन से कोई मैच जीता, 15 रन से जीता, इसी तरह ये जो ओडीआई सीरीज होगी ये भी बड़ी क्लोजली कंटेस्टेड है। ठीक है, लेकिन 170 रन का टारगेट, शुक्र हम जीत गए, मगर 170 रन के पास नहीं गए हम, वही 136, 130, 130 अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैटिंग जो है वो काम नहीं कर सकी जो कप्तान चाहता, उम्मीद थी। हाँ। जो कप्तान चाहता था। सही। तो अब फिर अब ये किस तरफ लीड कर रही है? आज देखें, एक तो ओडीआई का कप्तान वापस टीम में आ गया, अजहर अली, और मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि अजहर अली ओपन शायद खुद करेंगे वहाँ। अच्छा, ठीक। एंड ही इज इन वेरी गुड फॉर्म। अगर आपको पहली विकेट की अच्छी शराकत मिलती है तो हमने परसों भी ये बात की थी कि नंबर 2, 3, 4 पे आने वाले जो बैट्समैन हैं वो खुद ब खुद रन करते हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए कि पिछले मैच में आपको उमर अकमल ने मैच जितवाया। उमर अकमल ने स्कोर थोड़ा सा ही किया चाहे, मगर ये है कि उसकी वजह से टीम ने 136 का टारगेट दिया, अदरवाइज तो ये भी होता नजर नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब हमें इंपॉर्टेंस जो है पता चलती है कि कितनी ज्यादा है हमारे ओपनिंग पेयर की। जो दो नई चेंजेस हो रही हैं टीम में, उनके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा। जो अनवर, देखें, एक तो ये है कि अनवर अली जख्मी हुए, उनका काफ मसल जो है उसका प्रॉब्लम है और वो गेंद करते हुए प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, जिस वजह से सेलेक्टर्स ने उनको इस टूर पे इनवाइट नहीं किया कि वो टीम के साथ हैं। सही। जिस तरह के वो ऑलराउंडर हैं और जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ और जिस तरह उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज में जिस तरह का परफॉर्म किया था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए फ्यूचर की बहुत बड़ी होप है। मगर अब वो नहीं जा सके तो उनकी जगह एक आमिर यामीन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक ऑलराउंडर हैं, उनको टीम में शामिल किया जाता है। देखें अब कप्तान उनको खिलाते हैं कि नहीं। मगर जो इम्पोर्टेंट कल एक बात हुई वो ये है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के कप्तान मिसबाहुल हक ने सिलेक्टर्स को स्पेशली रिक्वेस्ट की कि एक मुल्तान का लड़का है बिलाल, उसको ओपनर के तौर पे टीम में शामिल किया उसकी वजह वो इंग्लैंड के साथ सीरीज जी है। हाँ, या आप अगर देखिए तो जो हमने 3-0 से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती थी उसमें सईद अजमल ने 24 विकेटें ली थी उस सीरीज के अंदर, और पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर ने कोई 19 विकेटें ली थी, तो इंग्लैंड को हमने 3-0 से हराया। लेकिन इनके पास तो दूसरा नहीं है। अब ये देखिए, कप्तान ऑफ स्पिनर जो है वो होना काफी होगा। कप्तान ने ये कहा है मिसबाहुल हक ने कि मैं देखना चाहता हूं कि बिलाल किस तरह की गेंद करता है, इसलिए उसको 15 के अंदर शामिल किया गया। अब देखिए जो पाकिस्तान के कप्तान है अजहर अली, वो उनको खेलने का अगर मौका दे तो मिसबा को उनको देखने का मौका मिलेगा। ब्रेंडन टेलर तो गॉन। तो देखें, जिम्बाब्वे के लिए प्रॉब्लम ये है ब्रेंडन टेलर का, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है। टेलर लगातार रन कर रहे थे, मगर मेरा ख्याल है कि जिम्बाब्वे के अंदर एक जो प्रॉब्लम है ना, वो उनका क्रिकेट बोर्ड और उनकी क्रिकेट टीम एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पिछले 3-4 साल में वनडे क्रिकेट भी नहीं हुई, कोई टीमें नहीं जा रही थी। अब तो लगातार जा रही हैं, मगर टीमें नहीं जा रही थी, जिस वजह से जिम्बाब्वे में एक तो स्पॉन्सर्स का मसला था, दूसरी बात यह है कि उनके क्रिकेट मैचेस जो थे वो बाहर की दुनिया नहीं देख रही थी, क्योंकि जो मीडिया की इंटरनेशनल टीमें हैं कवरेज नहीं कर रही थी जिम्बाब्वे की क्रिकेट। सो क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे ना होने की वजह से आप प्लेयर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ मसला ये हल हुआ लगता है, टीमें जा रही हैं, अभी आयरलैंड की टीम भी वहां जा रही है, जनवरी में शायद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी जा रही है, हम भी वहां पहुंचे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त पे हमारे टूर किया, हम मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिम्बाब्वे के अब हालात ठीक है। ब्रेंडन टेलर ने जो फैसला किया कि वो इंग्लैंड में किसी काउंटी की तरफ से खेलेंगे और उन्होंने इंग्लैंड की नेशनैलिटी भी ली, ये ज़हन में रखिए कि जिम्बाब्वे के अंदर जो ये वाइट क्रिकेटर्स हैं,
मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंग्लिश डिसेंट के, इंग्लैंड के रहने वाले, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल इनके साथ पार करके बॉर्डर साउथ अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ आपको जर्मन क्रिकेटर्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको डच मिलेंगे, इसी तरह एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ है जो प्लेयर वहाँ से निकल रहे हैं, मगर यहाँ पे इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो वो इंग्लैंड वापस गए, ब्रैंडन टेलर उन्होंने एक काउंटी के साथ राब्ता किया और मेरा ख्याल है ज्यादा तनख्वाह उनको वहां पे मिलेगी, ये उनका हक है। बिल्कुल सही। लेकिन उनकी खला और कमी, अब ये टीम जो है जो कि हमारे साथ अब ओडीआई में उतर रही है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, पीछे कौन है जो कि उस खला को पूरा करे? देखें, मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि जिम्बाब्वे की जो ये टीम ब्रैंडन टेलर के बगैर खेल रही है ये कोई कमजोर टीम है। जिम्बाब्वे हमेशा से, चाहे वो प्लेयर को खेलें या ना खेलें, चाहे बाहर जाएं ये या मेरे कहने का मतलब अंदर हों, उनके प्लेयर्स के साथ साइकोलॉजिकल मसाइल बहुत रहे हैं। और उनमें डर्क फिलियन एक प्लेयर था, उसके बारे में तो आपने सुना होगा, उसने क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग को आग लगा दी थी। तो इस तरह के मसाइल वहां पे रहे हैं, मगर क्रिकेटर्स जो है ना वहां पे वो परफॉर्म करते हैं। कौन से आप नाम करेंगे उन प्लेयर्स को? क्रेमर है, शॉन विलियम है, चिबाबा उनके अच्छे बॉलर हैं, उसके बाद जोंगवी हैं, ये सारे जो हैं उनके विकेट कीपर जो अभी सीरीज में आए हैं, ये सारे अच्छे बैट्समैन हैं। और क्योंकि वो अपनी होम विकेट पे खेल रहे हैं और होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो बड़ा टफ किस्म का कंपटीशन देंगे पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा, ये आपकी प्रेडिक्शन है? ये मैं, लेकिन जीतने और हारने की टर्म्स में अगर आप बताएं कि आपको क्या पाकिस्तान विल एंटर द ग्राउंड एज T20 विनर, एडवांटेजियस इन एडवांटेजियस पोजीशन। तो क्योंकि देखें पाकिस्तान की टीम को खेलते हुए 1947 से आज तक हमारी कितनी बड़ी हिस्ट्री है। जिम्बाब्वे के बारे में एक और ज़हन में रखिए, उनकी हिस्ट्री ये कहती है कि जब अभी वो फुल मेंबर आईसीसी के नहीं बने थे, उस वक्त भी वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रहे थे, वो पाकिस्तान को भी हरा रहे थे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब वसीम अकरम कप्तान थे तो वो टेस्ट सीरीज यहाँ से जीत के गए। बिल्कुल, तो आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, वो बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं। अच्छा मैच देखने के लिए तैयार। मेरा ख्याल है अच्छा मैच। कौन से प्लेयर से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं आज? देखें, पाकिस्तान की तरफ से मुझे उम्मीद है कि आज अजहर अली, क्योंकि हज करने गए हुए थे उसके बाद वापस आए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो इंग्लैंड के टूर से पहले, क्योंकि वहां पे भी ओडीआई की सीरीज है, अजहर अली की कोशिश होगी कि वो परफॉर्म करें। आप इंग्लैंड सीरीज की बात करें जो शारजा में होने जा रही है? जी हाँ, इस सीरीज के बाद इंग्लैंड में आपने ओडीआईज भी खेलने हैं, टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं और T20s भी खेलने। बिल्कुल सही। सो ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। हम बात कर रहे हैं आज जो हमारी ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है जिम्बाब्वे के साथ, और इसका सबसे बड़ा जो पर्सपेक्टिव है वो ये कि कुछ ही दिनों के बाद अक्टूबर में इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान जो है वो शारजा में सीरीज खेल रहा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ जब हमने आगे वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार करना है तो हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी काम करती हैं, कौन कौन से प्लेयर्स काम करते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे बिलाल आसिफ की। बिलाल आसिफ तो श्रीलंका के टूर में भी हमारे साथ थे, टीम का हिस्सा थे, स्क्वाड का हिस्सा रहे, खेलने का मौका नहीं मिला। T20 में भी, इसमें भी अभी बिठाए रखा हमने, खिलाया नहीं। ये क्यों नहीं ख्याल आया वकार यूनिस साहब को, और बाद में उन्होंने इंडोर्स किया और चीफ सिलेक्टर साहब ने भी हमारे कि हाँ जी हमने मिस किया कि इंग्लैंड की टीम में तो 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और हमें ऑफ स्पिनर चाहिए, और मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन पे तो लग गई है पाबंदी, तो हमें कोई बंदा चाहिए उसको जो रिप्लेस कर सके। ये वो आर्गुमेंट है जो मिसबाहुल हक ने दिया। हाँ, जो मतलब है मिसबाहुल हक ने इस चीज को फील किया कि बच्चे के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो रही है। नहीं, और दूसरी बात जो मेरे ज़हन में है वो ये है कि वो ऑलरेडी 30 इयर्स का है। हाँ, आप क्यों उसको इतना डिले करा रहे हैं? आपने यही मिसबाहुल हक के साथ किया था, आपने यही सईद अजमल के साथ किया था। इतना डिले ना कराएं, उसको अपॉर्चुनिटीज दें, उसको प्रूव करने दें आपने। अच्छा, लेकिन अब जिम्बाब्वे की टीम का तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो कि इंग्लैंड की टीम का है। वहां पे तो 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ ऑफ स्पिनर का जो क्लिक करना या ना करना, और फिर शारजा की विकेट्स, क्या यहाँ पे आप समझते हैं अगर इतने प्रेशर में जबकि उसको खिलाया जा रहा है 30 साल, आपने खुद बताया एज, 2 टेस्ट, हमने 2 मैचेस में 2 सीरीज में उसको बाहर बिठाए रखा, आप तीसरी में हम उसे लेकर आ रहे हैं, कह के हम चेक करेंगे बेटे अगर आप चलते हैं या नहीं चलते, तो आप समझते हैं कि अंडर प्रेशर he'll be able to perform? मेरा ख्याल है इस तरह का तो कोई प्रेशर नहीं होगा, बड़ा एक्साइटेड होगा कि अगर वो पाकिस्तान की टीम के लिए खेले, 11 के अंदर आए।
जहां तक उसकी यूटिलिटी का ताल्लुक है, हरारे की विकेट को हमने डिस्कस किया था परसों भी कि लो एंड स्लो विकेट है। इसमें बाउंस जो है ना वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर वो अच्छी गेंद करता है और फ्लाइट के साथ करता है और खींच के भी करता है, तो मेरा जाती ख्याल है कि बिलाल आसिफ के अपने आप को प्रूव करने के बड़े चांस हैं इस मैच के। आपको लगता है कि जिम्बाब्वे के बैट्समैन जो हैं वो ऑफ स्पिनर को देखिए, नहीं उतना जिम्बाब्वे अच्छा का खेल एक सकेंगे? तो आपको पता है डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पिछले 3-4 सालों में बहुत कम है। ठीक। सो इस वजह से जो भी अच्छी गेंद करेगा वो आउट करेगा इस विकेट के ऊपर। हफीज को थोड़ा सा डिस्कस कर ले। मोहम्मद हफीज के बारे में मेरा तो अपना ये ख्याल है कि अभी एक तो उसकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं जा रही है एज ए बैट्समैन। इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है एज ए बॉलिंग बॉलर। एक्शन पे। तो पाकिस्तान की टीम को इस वक्त ऑलराउंडर्स की जरूरत है, तो शायद हफीज को बाहर ही बैठना पड़े। आइंदा आने वाली सीरीज की बात करें आप? हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वहां पे भी स्पिनर्स की जरूरत होगी, जिस तरह आपने अभी खुद फरमाया कि बिलाल आसिफ को इसलिए टीम के अंदर शामिल किया जा रहा है कि इंग्लैंड के पास 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जिनको हमेशा ऑफ स्पिनर तंग करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारी ओडीआई आज से शुरू हो रहा है, क्या और ट्राई करना चाहिए? जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, जो हमारा ओपनिंग ऑर्डर है, उसी तरह से रहना चाहिए? अहमद शहजाद, अजहर अली और फिर देखिए, मैं अब फील करना शुरू हो गया हूँ कि अहमद शहजाद को भी आपने बहुत मौके दे दिए हैं। जितना उसको परफॉर्म करना चाहिए था, जितना उससे तवक्को थी, अभी तक वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं तो दे रिप्लेसमेंट क्या? अब देखें, अजहर अली तो ओपनर आ जाएगा और अजहर अली ने तो परफॉर्मेंस दी है। अब आपको एक नया कॉम्बिनेशन आप कॉम्बिनेशन तो बहुत ट्राई कर रहे हैं। जब से मैंने परसों भी कहा था कि जब से सईद अनवर और आमिर सुहेल गए हैं, आपको सही ओपनिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं, पेयर नहीं मिला हमें, पेयर नहीं आपको मिल रहा। तो अगर तो आप एक और पेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप फिर हफीज को ट्राई करके देख लें एज ए बैट्समैन अजहर अली के साथ। सही। तो आपके हाल में अगर ये कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाता है, अगर वो क्लिक कर जाता है, तो आप फिर उसको आगे फर्दर मौके दें, क्योंकि आपकी बड़ी ही संजीदा किस्म की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ आ रही है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया को एशेज में हरा के आई है, तो इस वक्त दे विल बी फीलिंग राइट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है हमें उनके लिए ज्यादा सीरियस होकर तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आप आज साथ रहे। आज शाम को मैच देखेंगे और इसी उम्मीद और तवक्को के साथ देखेंगे और दुआओं के साथ कि हमारी टीम जो है वो हमेशा हर मैदान में फतहयाब और कामयाब और कामरान रहे और ठहरे। पाकिस्तान का झंडा हमेशा सरबुलंद रहे, आमीन। आज की जो हमारी क्रिकेट पे कॉन्वर्सेशन थी वो तो अभी यहाँ पे हम रोकेंगे। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। कुछ बातें होंगी हमारी आज के मेहमान से। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे मेहमान होंगे जनाब फारूक कैसर साहब। साथ रहिएगा। ये बताओ कि तुम इतना अरसा गायब कहाँ रही भाई? मैं अमेरिका गई थी, हॉलीवुड। हाँ, हॉलीवुड क्या करने? गाना गाने, और क्या करनी। पता है, जब मैंने पहली बार वहाँ गाना गाया ना, तो मेरा गाना सुनकर हॉल में बैठे हुए 5000 लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तोबा तोबा, इतना झूठ। 5000 बंदों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। इतने बंदे एक वक्त जमाई लेने के लिए मुंह नहीं खोल सकते। अंकल ऐसी बातें ना करें, मुझे बड़ी खुशखबरियां होती हैं। मैं आपसे बोलती हूँ, फिर जाए सुबह का अखबार देखकर, सब झूठ लगे शाम का बाजार देखकर। मिलावट जो कर रहे हैं कभी होंगे शर्मसार। मिलावट जो कर रहे हैं कभी होंगे शर्मसार। मिलावट जो कर रहे हैं कभी होंगे शर्मसार, इस देश के बच्चों को यूं बीमार देखकर। जब देखो पैसे मांगता, जब देखो पैसे। और वो जो तुम पेट्रोल में हेराफेरी करते हो उसका क्या हिसाब है? क्या आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं कि, और जो आप अपने रिश्तेदारों और वाकिफदार को मुफ्त पेट्रोल देते हैं उसका कोई जिक्र नहीं। मुफ्त नहीं भाई, वो तो सरकारी दफ्तरों में बिल जो जाता है वो वापस ही नहीं आता, पास ही नहीं होता। टू दी डीजी। हाँ, वो छोटे जी सर जी। वो डीजी का मतलब पता है तुम्हें? नहीं सर जी। डीजी का मतलब होता है दहशतगर्द। टू दी दहशतगर्द प्राइवेट चैनल्स लिमिटेड। हाँ, ये बात हो गई सर जी। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं सर जी? जो तुम्हें करना चाहिए वो कर रहा हूं मैं। देख नहीं रहे, टाइप कर रहा हूं, टाइप। क्या टाइप कर रहे हैं सर? स्मॉल क्राकरी, छोटा पांडा, क्वार्टर प्लेट। और कीप द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिसर एंड नकाफिसर। अफसर और मुतैहत के दरमियान फासला रख के बात किया करो। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं इस्तीफा टाइप कर रहा हूं? चलो अच्छा हुआ, जान छुट्टी। वैसे भी लोगों की ख्वाहिश है
कि आप इस्तीफा दे ही दे, बहुत हो चुकी। वो स्टूपिड, मैं अपना नहीं तुम्हारा इस्तीफा टाइप कर रहा हूं तुम्हारा। जनाब खुशामदीद। ये वो बातें हैं कि जो बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, नए बातें बदली हैं, अंदाज बदल गए इसको कहने के। पहले हम इस तरह से गुफ्तगी के साथ और बड़ी ही एक हंसी मजाक के साथ सुना करते थे, अब हम तेवरियाँ चढ़ाकर, आस्तीनें चढ़ाकर, फूले हुए सांसों के दरमियान में बातें करते हैं। ना उन्वान बदला है, ना मेहमान बदले हैं, लेकिन अंदाज जो है बहुत सारे बदल गए। लेकिन जिस गुफ्तगी की, जिस मजाक की, जिस खूबसूरती की, जिस अंदाज की मैं बात कर रही हूँ, वो मेरे मेहमान के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने एक वैसे तो एक पपेटियर के तौर पे अपने करियर का आगाज़ किया और उससे बढ़कर फिर उन्होंने कॉलम लिखने शुरू किए, बहुत सारे काम करने शुरू किए, जिसमें डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने काम किया, स्क्रिप्ट राइटिंग की, वॉइस एक्टिंग की, और उसके साथ साथ आजकल एक बहुत खूबसूरत अंदाज में इनका एक कार्टून छपता है जिसपे एक कैप्शन होती है और वो उसमें एक छोटे से जुमले में अपनी सारी बात कह जाते हैं। इनकी कॉलम की किताबें होर पुछो, कालम गलोच, मीठे करेले जो कि बहुत मशहूर हुई, उसके साथ साथ मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ और पुतली तमाशा। मेरे साथ हैं जनाब फारूक कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? जी बिल्कुल, मैं वैसे ही हूँ जैसे आपने कहा कि वही बातें हैं, लेकिन कुछ तब्दील नहीं हुआ, हालात भी वही हैं, हाँ, सब वही बातें भी वही हैं। तो हाउ इज लाइफ? लाइफ और वाइफ वही है, लाइफ और वाइफ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बड़ी इस्तकामत माशाल्लाह, बड़ी मुस्तकिल मिजाजी आपकी तबीयत में अल्लाह ताला ने रखी है। मेरे ख्याल में हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलनी नहीं चाहिए, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फौरी बदल देनी चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि मैं कोई एजुकेटर तो हूँ नहीं, कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमें बहुत सी चीज़ें का फौरी तौर पे तवज्जो तलब है वो होनी चाहिए। मसलन मुझे ये लगा कि हमें हर शोबे में हम अपना एक रोल मॉडल खो रहे हैं, किसको फॉलो करें और किसको कॉपी करें और किसके, और ये तो सबसे पहले ये करना चाहिए। अभी हमारे आपकी यहाँ पर बच्चियाँ दो थी, बड़ी इंटेलिजेंट, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो यही उनके दिल में भी है, यही हम सब के दिल में है कि हम कुछ लेट हो गए, लेकिन बकौल आपके ही कि जहाँ से भी शुरू किया जाए वो फिर कहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास, और हमने अपने रोल मॉडल्स को खुद खत्म करना भी शुरू कर दिया अनफॉर्चुनेटली, हमने उन्हें रिटेन ही नहीं किया। अभी मैं बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा जी टीचर का आपका क्या ख्याल है रोल। मैं ये समझ रहा था कि टीचर को जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट है, हज़रत अली का कॉल है कि कुफर में हुकूमत चल सकती है और नाइंसाफी के बगैर, नाइंसाफी हो तो नहीं चल, जुल्म पे नहीं चल सकती। तो टीचर को अगर एक सेकंड के लिए देखा जाए तो टीचर एक हमारी तरह का इंसान है, उसको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको एक अपडेट बेहतरीन कौम बनाने के लिए जो कुछ चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे ख्याल में उसको टीचर को मशीर चाहिए, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, टीचर को आजकल के दौर में, जैसे आपका इंटरनेट मशीर है, आपको जो भी कुछ पूछना है वो आपको जवाब दे देगा, तो उसको अपडेट करने के लिए अब एक जगह टीचर बस पे आ रहा है, पैदल आ रहा है, और उसकी स्टूडेंट मर्सिडीज में आ रहे हैं और अच्छी गाड़ियों में आ रहे हैं, डिफरेंस तो आएगा सबसे पहले। सर मैं जब रोमानी में पढ़ता था तो पाकिस्तानियों की आदत है, जहाँ भी घुसते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। तो वो बस में जाते थे यूनिवर्सिटी, तो बोलना शुरू कर देते थे, सब देखते थे। फिर हमें पता चला कि एक दिन हम बैठे हुए थे, सब खड़े हो गए। हमने कहा अब क्या हुआ? कोई एक बंदा एंटर हुआ और फलां। हमने कहा ये कौन हो सकता है? किसी ने कहा एक्टर होगा, हमारे यहाँ जैसे होगा। क्या एक्टर बस में नहीं होता? अच्छा जी, पता चला टीचर था। सही, ये है रिस्पेक्ट। और अगर ये रिस्पेक्ट अगर टीचर को देंगे, क्यों नहीं पढ़ाएगा, क्यों नहीं ऐड कर, वरना वो नौकरी करेगा। बिल्कुल। और नौकरी करने का रिजल्ट नौकरी पे बिल्कुल। और मेरा ख्याल है पता नहीं क्या चीज़ होती है, जो वो क्या था, वो कहते हैं ना, वो बड़ा मशहूर हकीम उल उम्मत साहब का शेर है कि ये फैजान नजर था कि मकतब की करामात सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो ये सर ये क्या होता है कि कुछ शागिर्द जो है वो वाकई आदाब शागिर्दी और उस्तादी से वाकिफ होते हैं, और कुछ नाखल्फ, बदतमीज, नाहिंजार होते हैं तबीयतन, खसलतन। ऐसे मुझे देखिए, मैं पिछले एक हफ्ता पहले आया हूँ, बच्चों से मिलकर हमारे का बड़ी जिद करके बुलाया, और हर साल जिद करके बुला लेते हैं। फिर वहाँ से हम 15 दिन बाद कहते हैं चलो जी, तो कहते हैं नहीं। तो इस बार ज़्यादा देर ठहरे और नया एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, हर बार अब 10-12 दफ़ा तो गए हैं, तो वही पाकिस्तानी, वही शिकायतें, वही पाकिस्तान, वही ये और वो और फलां फलां, और दोनों का अपना रहने का, रहन सहन का जो फ़र्क है। इस बार मेरी बेटी, चूँकि शायद आप इकट्ठे पढ़ती रही हैं, शान फारूक, उनकी
वहाँ पर बड़ी सोशल है। तो उनकी कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पर एक छोटी सी NGO बनी हुई है जो कि 1 साल हो गया जिसको काम करते हुए, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं चला गया। ठीक। हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, की पोस्ट पे उनकी जॉब लगी हुई हैं, सिटीजन अमेरिकन हो के पाकिस्तानी है लेकिन सिटीजनशिप है उनके पास। उन्होंने मिल के एक अंजुमन बनाई है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के अपनी जेब से पैसे दे के पाकिस्तान में की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए, पाकिस्तान में हेल्थ वो काम कर रहे हैं। अच्छा, वाह। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि भाई देखो सुनो, आपकी वहाँ जायदाद होगी जिसका आपको पाकिस्तान का इतना फिक्र है, आपके पेरेंट्स होंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे सब पेरेंट्स आ चुके हुए हैं, हमारी कोई जायदाद नहीं है, हमने जिंदगी में कभी जाना भी नहीं है वहाँ। और ऐसा एक मुझे पॉइंट दिया उसने, कहा देखिए जी हम आला इस वक्त सब की पोस्ट पे हैं, बड़ी बड़ी ओहदों पे, उसमें ज़ियाद साहब हैं, उसमें उस्मान साहब हैं, उसमें रऊफ तूर, ऐसे से लोग, डॉक्टर रुमान। उन्होंने कहा कि जब हमारा नाम आता है तो हमारे साथ पाकिस्तान ज़रूर आता है। ठीक है। क्योंकि हम बॉर्न पाकिस्तान है। तो हमें पता चला कि जब ये नाम साथ रहना है तो फिर इसकी कदर भी होनी चाहिए और इसकी पहचान होनी चाहिए, इसकी इज्जत। तो ये जज्बा था। मैं हैरान हो गया। और उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर, आलम किस चीज़ का, मैं तो एम्बेसडर हूँ नहीं स्वाय पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारा सिर्फ वॉच करना है वहाँ बैठ के, देख के कि जो हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं जिसके लिए फंड करते हैं वो सिर्फ। हैरान हो गया कि यंगस्टर में ये आलम है पाकिस्तान से बाहर बैठ के, जबकि हमारा इंप्रेशन यही है कि जो पाकिस्तान से बाहर चला गया वो चला गया बस। हाँ, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाके तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, जैसे हम जहाँ जाते हैं तो पाकिस्तान याद आता है, वहाँ तो अमेरिका याद है। उन्हें कदर ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास नहीं होता वो सब। तो ये मैं समझता था क्योंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है और आपके चैनल केबल के बगैर पूरे पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड में, तो मैं ये चाह रहा था कि उनको ये अप्रिशिएशन तो दूं, ये तो बात पहुंचे उन तक कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये काम हमारे इधर पाकिस्तान में भी हो रहा है। ठीक है। हमारे यंगस्टर बिल्कुल बहुत ऐसा काम, लेकिन रास्ते नहीं है, चैनल नहीं है। अच्छा, लेकिन आप लोग भी तो जब नौजवान थे, रास्ते आपके पास भी नहीं थे। माशाल्लाह का दौर था, जुबाबंदी का आलम था, आप लोगों ने भी तो रास्ते निकाले। रोल मॉडल थे। अच्छा, रोल मॉडल थे ना, फैज थे हमारे पास, सूफी तबस्सुम थे, और नाम लिखते जाए कासमी से, सब थे। सब बड़े इंटेलेक्चुअल, सब दानशवरों से मुलाकात हुई है हमारी, उनसे उनके लेक्चर सुने, उनकी बातें सुनी। अब मुझे बताइए, है नहीं है? अब सियासत ही है और सियासतदान हैं और लीडर्स हैं, अब किसके पास जाएं? रोल मॉडल हर रोज हम बैठ जाते हैं और बैठ के कहते हैं ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। हमारी जो यंग, अब मुझे पूरी उम्मीद हो गई है, बिल्कुल रिवर्स हो गया। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी हमारा पाकिस्तान वापस उसी ट्रैक पे आ जाएगा जिस पे होना चाहिए इसको। अच्छा। और वो इसलिए कि यंगस्टर्स की उम्मीद, यंगस्टर में जो एजुकेशन है, जो इंफॉर्मेशन का अंबार है, उनके पास नेट है और दुनिया मिली हुई है और वो ज़हीन भी बहुत है। पता नहीं आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं, मैं छोटा सा वाकया सुनाना चाह रहा हूँ। मुझे नजम वाइस चांसलर फातिमा यूनिवर्सिटी मिलती थी और कहती थी फारूक तुम पढ़ाओ बच्चों को। तो मैं उन्हें कहता था आप यूनिवर्सिटी बड़ी दूर है, मैं ड्राइव नहीं करता तो मैं कैसे जाऊँ। उन्होंने कहा बहाने बनाते हो तुम। आखिर एक दिन मुझे कहीं मिली तो उन्होंने कहा कि तुम अपना आर्ट अपने साथ ही ले जाओगे। तो वो मुझे दिल को लग गई। मैंने कहा अच्छा, मैं हफ्ते में एक दिन आ जा करूँगा। हफ्ते में एक दिन गया और ये सोचा कि शोबिज़ की वजह से बच्चियां जो हैं वो आ जाती हैं, तो मैंने उनको बड़ा डिस्करेज किया। वो हुई नहीं। और 6 महीने के बाद मैं वाइस चांसलर के पास गया। मैंने कहा मैडम एक शो देखना है आपने हमारा। ओह मैं तो बड़ा सोच रही थी, अच्छा हो गया, कहाँ हो रहा है? मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी में। फिर तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो तुम्हारी पूरी टीम आ रही है? मैंने कहा नहीं आपकी टीम। तो मेरी कौन सी टीम है? आपके स्टूडेंट्स। तो फिर उन्होंने देखा, आधा घंटा तकरीर की और सिलेबस में शामिल कर लिया। और जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आगे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, वो एक वाकया था। उसमें 3 ग्रुप बनाए हुए थे, तीनों को गाने दिए हुए थे। एक गाना मैंने खुद गाया हुआ था 76 में। एक बतख है इस्लामाबाद की, उसके 2 बच्चे हैं, पानी नहीं है इस्लामाबाद में, और वो घर तालाब उसका घर है, घर ढूंढ रही है और गाना गा रही है, ना आन चाहिए ना बान चाहिए, बस थोड़े से किराए का मकान चाहिए। इस तरफ या उस तरफ हम जाएं, आखिर किस तरफ? आधा हो या पूरा हो, पोर्शन अधूरा हो, मंजी बिस्तर सोफा ना सामान चाहिए, बस थोड़े से किराए। एक और अंतरा। अच्छा, अब वो ऐसा हुआ कि जब ये गाना तो दे दिया, मैं उनका कहा पपेट बनाएं और आप इसको ऐसे परफॉर्म करें। जब मैं टूर पे गया तो वापस आया तो डीन मुझे कहने लगी कि वो एक जो आप ग्रुप है उसने कुछ और ही बनाया हुआ है,
वो तो चल ही नहीं सकता। अच्छा, अच्छा जी, मैंने कहा क्यों, उसमें क्या किया? उन्होंने कहा चल के देखो। हमने देखा तो कर्टन हटा, फोग में से एक बंदा पपेट बनाया हुआ चारपाई पे लेटा हुआ है और पीछे से वॉइस ओवर आती है कि ये बंदा जो आप ख्वाब देख रहा है ये आसिफ अली जरदारी है। अच्छा। अच्छा, मैंने कहा जी ये तो प्रेसिडेंट है हमारे, चांसलर हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, तो ये कैसे चल सकता है? मैंने कहा अच्छा, वो और आगे फिर उठता है और उसके बाद गाना शुरू हो जाता है, मेरा नाम चाहिए ना। यानी वो दिखाया कि ख्वाब में वो गरीब हो गया और उसको गरीब होने के बाद पता चला कि गरीब होने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो वो समझ जाता है और फलां मैंने कहा तो इसमें क्या खराबी है? ये पॉजिटिव नहीं, ये तो सरकारी बड़ी बहस है। मैंने कैसे चले ना चलाएं, फिर इसको हम नहीं चलाते। मार्क्स इसी के हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि इसने मुझे भी ब्रेक किया मेरे काम को। बिल्कुल सही। और उस दिन के बाद मैंने सोचा कि ये बच्चे अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये इनके साथ जाती है, बल्कि अपने साथ जाती है। इंटरेक्शन, अब मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। सिलेबस चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, इंटरेस्ट ऐसा सब्जेक्ट में पैदा किया। अभी मैं बच्चियों से ये बता रहा था कि इज दिस द सीक्रेट ऑफ यू? एक फर्टाइल रहना, एक ज़हनी तौर पर एक लंबे अरसे तक एक बहुत मुश्किल काम है। यही हर एक क्रिएटिव आदमी बैरन हो जाता है, एक टाइम के बाद खाली हो जाता है, वो उसके आइडियाज सारे बर्न आउट हो जाते हैं, वो कहता है बस रिटायर्ड। यू माशाल्लाह आज भी आप करंट अफेयर के ऊपर इतना खूबसूरत सा एक कार्टून बनाते हैं और कैप्शन देते हैं, फड़कती हुई। हाँ नहीं सही है। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक आपकी इंटरेक्शन माशरे के साथ और माशरे में यंगस्टर के, क्योंकि यंगस्टर ही नया आइडियाज देंगे ना आपको, उनकी सोच। हमारे देखते देखते एक ज़माना था, मैं इलेक्ट्रिक टाइपराइटर ढूंढ रहा था, किसी ने कहा कंप्यूटर लेने, मैंने कहा ये क्या होता है? कंप्यूटर का पता ही नहीं था। फिर कंप्यूटर आ गया, लाइफ बदल गई। जब ये चेंज आएगा, अगर आपके सराउंडिंग में जिसमें आप रहते हैं उसको आप हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि अच्छा राइटर, बड़ा राइटर जो है वो अब इतना अच्छा लिखा उसने कि अब आजकल के माशरे में कि लैंग्वेज को, हालात को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसने कहा मैं नहीं लिखता, बस जो मैंने लिखना था। मेरे ख्याल में ये चैलेंज है कि अपना एक्सपीरियंस, अपना पिछला आजकल के उसमें ढालें और उसको साथ चलाते हैं। हमारा प्रोग्राम आज तक चल रहा है, उसकी वजह यही है कि हम उसमें आजकल की चीजें भी अवामी चीजों के ऊपर बात। ये हर इंसान की जरूरत है। मेरे ख्याल में ये एक हमेशा की बहस है। आपकी मिसाल ले लेते हैं। अब मैं कितने अरसे से देख रहा हूँ क्या काम कर रहे हैं आप, कितनी बड़ी लोगों, कितना डिग आउट कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। ये काम, ये हर एक का फर्ज है, अपनी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को, और उस ड्यूटी को ऐसे अगर अच्छे तरीके से समझे, बजाय इसके ड्यूटी समझे। बिल्कुल सही। उसके अंदर इंटरेस्ट है। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, लेकिन आप अपने आप को मुकाबला करते हैं आजकल के नौजवान के साथ? जब आप यंग थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपने जिंदगी में कोई नाम मुकाम बनाना था, आपने आगे आना था, और आज का कोई नौजवान जो कि इसी रास्ते का मुसाफिर है, तो क्या सिमिलैरिटीज और क्या फर्क देखते हुए आप क्या गाइड करेंगे कि वो कैसे करेंगे? वही गाइड करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि देखो, मैं हादसाती तौर पे आया हूँ। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री ली हुई है और आज तक टेक्सटाइल का काम नहीं किया। वो जंग हो रही थी 71, मैंने पास आउट किया, जंग हो रही थी, जॉब थी नहीं, घर वाले कहते थे तुमने टॉप किया हुआ है, नौकरी। हमने कहा नौकरी तो मसला ही कोई नहीं है, मिल जाएगी। तो सलीमा ने देखा, सलीमा हाशमी ने, फैज साहब की बेटी है, उन्होंने मुझे टीवी ले गई, वहाँ से मुनीजा प्रोड्यूसर थी, मैं टीवी में हादसाती तौर पे आ गया और अच्छा आया कि फिर निकला नहीं इसमें। इसी मेरा शोबा मैंने जो चुना वो ऑलरेडी था, यानी लिखने का, और लिखते हुए फिर मुझे और भी आइडिया। मेरे ख्याल में तमाम आर्ट्स एक रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। अगर आपको एक आता है, आपको लिखना आता है, पोइट्री भी आएगी, पेंट भी अच्छा कर सकेंगे दूसरों से। तो जिंदगी में अगर आपने कोई रास्ता लेना है, अपनाना है, उसको डिग्रेड ना समझ, उसको छोटा ना, उसको पैसे से ना तोलें, उसको पहले सीखें और फिर देखिए, फिर उसमें कमाल पैदा करना है। ये लाइफ में मैं देखें ना, पपेटरी है ही, शोभा ही नहीं है पाकिस्तान में। है ही नहीं। पपेटरी कैसा मैंने इसको इतना इफेक्टिव बना दिया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात ने अपने इज्तिमा में हमारे परफॉर्मेंस दी हुई है, हमारे पपेट्स ने, क्योंकि हम सोशल सटायर करते हैं, हम पॉलिटिकल करते नहीं, हम अपने आप को ठीक करने की बात करते हैं। तो ये कोई इसमें जब जिस काम को आप लें और उसको इंतहा तक पहुंचाएं। मेरा एक और भी बिलीव है, काम जिंदा चीज है। आप काम से मोहब्बत करेंगे, काम आपसे मोहब्बत करेगा। अच्छा वाह। काम को जो टाइम देंगे वो उससे वो टाइम देगा। अगर हम नहीं देंगे, पार्ट टाइम काम करेंगे, पार्ट टाइम रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल सही। फुल टाइम काम ये मुझे एक ऐसी सिटिंग में आप जैसे किसी समझदार इंसान से बात हो रही थी, तो उन्होंने जिंदगी में कहा कि फरा कभी बैठकर सोचना जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशियां किस चीज से मिली हैं। तो बैठ के सोचना कि जिस चीज को, जिस काम
को तुम करती हो, तुम्हें जिंदगी में कभी उसने दगा दिया? और मैंने इस महसूस किया कि वफा जो जिंदगी में की है वो काम ही नहीं किया, इसलिए कि आपने अगर मेहनत की है तो मेहनत का आपको फल मिला है। तो जिस चीज से आपको उस तरह से रिवॉर्ड मिल रहा हो तो उसके साथ आपको बहुत वफा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ चलना जरूरी होता है। पता नहीं, मैं जब पढ़ रहा था तो एक आर्ट, मेरे साथ एक बंगाली था, वो बड़ा हुनरमंद था, उसने मुझे कहा कि मुझे स्क्रीन प्रिंटिंग आती है। तो हमने कहा अच्छा हमें भी सिखाओ। उसने मुझे सिखा दी। लोग कहेंगे ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये स्क्रीन प्रिंटिंग क्या फ़ायदा है इसका? जब स्क्रीन प्रिंटिंग जो है उस ज़माने में जो आपके राउंड चीज़ होती है मेटल की, उसके ऊपर प्रिंट होता है, वरना दो का ना प्रेस में कहीं तो जा नहीं सकती, वो उस पर हाथ से करना पड़ता है। वो मैंने सीख ली, पास आउट कर गया, डेनमार्क गया, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो बेचारे जॉबलेस थे। तो हमने कहा आप क्या करते थे? उसने कहा भाई मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वो फैक्ट्री का बंदा चला गया, तो अब हम सब 3-4 लोग हैं, बेकार हैं और जॉब, मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गया, वो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते थे। मैंने कहा ये तुम्हें काम करना, मैंने सिखा दी, सबकी जॉब लग गई वापस। वाह क्या बात। वो जिसको बेकार समझा था उसने लाइफ में आपको काम, मेरे ख्याल में काम कभी जो सीखेंगे वो आपको पे बैक करेगा और रिटर्न देगा, ये हो ही नहीं सकता। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि काम मुझे काम आना है। बिल्कुल सही। ऐसी। अच्छा एक नजर डालेंगे जो आजकल के काम आप कर रहे हैं, कार्टून बनाते हैं और कैप्शन बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। तो एक नजर देखते हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। वाह 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 क्या बात है। ट्रेडमिल पे वैसे ही भागने की प्रैक्टिस करो जैसे बड़ा आदमी मुल्क से बाहर भागने की करता है। बदले की कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है और खाल हुकूमत के लिए। क्या बात। ये आजकल के जैसे गधों का है, दौर चल रहा है, दौर दौरा है। सही। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दिखाइए या किसी सियासी पार्टी से अपना ताल्लुक? क्या बात है सर, दोनों की एक जैसी वैल्यू है। देसी बकरा है जनाब, जिधर चाहो हाँक लो, कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार मिलेगा। पाकिस्तान की जो एक हमारी बाबू जी, इससे भी बड़े सांप आपको असेंबलियों में मिल जाएंगे। जबरदस्त सांप क्या, वहां तो नाग बैठे हुए हैं पूरे के पूरे। अलमारी से बाहर निकल आओ, ये दहशतगर्दी वाला नहीं, रोजा खुलने का था। अच्छा ये धमाका, जबरदस्त। ये क्या आपने सर, ये सटायर, क्या खूबसूरत बात है कि पानी में तो डूब रहे हैं, सिग्नल पूरे आ गए। जबरदस्त। घबराने की जरूरत नहीं, मारता तो है, पैसे भी देता है। ये किसकी, यूएसए की बात हो रही है। जबरदस्त क्या बात है। अंकल तोते दिखाने के लिए चिड़ियाघर आने के बजाय आप मुझे असेंबली हॉल ले जाते हैं। वाह, इसकी बदौलत एनजीओ तो तरक्की कर गई हैं, ये वहीं की वहीं है ख़वातीन। क्या बात है। और क्या सही बात है सर, सच्ची बात है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है तो खुद बना लो, बैठे बैठे बोरियत हो रही है। क्या बात। और ये क्या है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया। मैं अब इस पे दफ्तर जाऊंगा और शाम को भीख मांगने के काम भी आएगी। आम के आम गुठलियों के दाम ना। मैडम हमें सियासी पनाह का नहीं, सियासत से पनाह का वीजा चाहिए। ये मेरा ख्याल है इस बेस पे तो सारे पाकिस्तानियों को अप्लाई कर देना चाहिए। सैर कराऊं, आओ बच्चों सैर कराऊं तुमको पाकिस्तान को, कि इसमें जितनी दौलत है वो सब है सियासतदान की। सर ये तो मेरा ख्याल है कि आपने कोई कमाल ही कर दिया। अरे बहुत से हैं, डेली छपता है एक कार्टून। सही। तो ये इतना अब ये, और मैं पेन से तो बनाता नहीं, सब माउस से बनता है, और कंप्यूटर में ही बनता है, कंप्यूटर से ही चला जाता है। तो ये आपने ये भी तो एक बड़ी बात है, आप जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के साथ नहीं, लेकिन अपने आप को जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे कहते हैं ना, एक स्टीफन कॉवी की बड़ी मशहूर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, उसने कहा है कि अपने जो आरी है उसको मुसलसल तेज करते रहे। सही, ऐसे ही बिल्कुल सही। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। तो फिर मैंने जैसे पहले मिसाल दी कि फिर वो या छोड़ जाते हैं या बदल हो जाते हैं या साथ नहीं चलते। लेकिन ये आपको हुनर किसी ने सिखाया था कि अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ? मुझे अपनी सर्वाइवल ने ये सिखाया, बताया कि अगर आपने रहना है। लेकिन ना मैं टीवी में रोज प्रोग्राम तो नहीं कर सकता, टीवी में तो प्रोग्राम मिलते हैं आपको तो फिर करते हैं। फिर टीवी में लिमिटेशन है बहुत, सरकार का अदारा है। जबकि अखबार थोड़ा सा फ्री है, अखबार में ये बात हो सकती है, वो ज्यादा लोग जो पढ़े लिखे हैं वही,
तो मैंने ये देखा कि ये जब मैं टीवी में नहीं हूँ तो मेरे कैरेक्टर्स कहाँ जाएंगे, तो फिर ये कैरेक्टर्स मैं अखबार में ले आया और फिर कार्टून के जरिए ले आया, फिर वो डेली सटायर जो भी है हल्का फुल्का, इसमें कोई पॉलिटिकल ज्यादा नहीं होता, ज्यादा मैं किसी के खिलाफ हूँ भी नहीं। लेकिन क्या आपने खूबसूरत लाइन दी है, हाँ, आओ वो बच्चों सैर कराऊं तुमको तुमको पाकिस्तान की, इसमें जितनी दौलत है सारी सियासतदान की। हाँ, तो क्या बात अब वो एक ये किसी एक बंदे का नहीं है, ये हमारे निज़ाम का है, निज़ाम में। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा निज़ाम ठीक हो और खुद ही ठीक हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन ये इतने खूबसूरत जुमले, ये आवर्द होती है, ये ढूंढने पड़ते हैं, बैठकर आप भी ऐसे करके मुराकबे में जाते हैं, क्या होता है? आजकल मैं बड़े परेशानी में मुझे एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने का लिखा है। पहले मैंने एक फिल्म के लिए डायलॉग लिखे हुए, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं लिखा पूरा कहानी समेत। अब वो कहानी तो डेवलप पसंद भी आ गई है, अब वो कह रहे हैं लिखें इसको, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे शुरू करूंगा फिल्म का। अच्छा, लेकिन एक अल्लाह ने मुझे अंदर पता नहीं क्या, मैं घबरा जाता हूँ, कॉलम आज ही भेजना है, क्या लिखूँ, कुछ भी नहीं है, माउस यानी कंप्यूटर पे लिखता हूँ तो लिखता हूँ, पहला एक लाइफ कुछ टाइप कर देता हूँ, उसके बाद से शुरू हो जाता है। पहला एक लफ्ज लिख देते हैं? एक लफ्ज लिखता हूँ, उसके बाद खुद ही आ जाता है सारा कुछ। अच्छा, माशाल्लाह। कुछ एक तो फिर मुझे यकीन हो जाता है कि अल्लाह मियां ने मुझे इसी काम के लिए बनाया, इसी काम में लगे रहो। और फिर बहुत सी चीज़ें और भी हैं, कोई ना कोई ताकत आपको ऊपर से आपको गाइड भी करती है, वो आपको उस रास्ते में नहीं जाने देती, मुश्किलात पैदा कर देती है। आप समझते हैं, आप गिले करते हैं कि नहीं मेरी किस्मत को क्या हो गया, जबकि वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा होता है, ठीक, या आपकी लाइन सेटल करने के लिए आपने क्या काम करना है। मेरे ख्याल में बड़ी है, हम सिर्फ रोटी खा के मर जाने के लिए पैदा नहीं हुए, कुछ ना कुछ याद, कुछ ना कुछ काम अपने हिस्से का कर जाना। ये तो आपने चीफ जस्टिस साहब की लाइन जो है उसको इधर आ दिया, हाँ, हम कोई चारा खाने को तो सही, वही लाइन है। बिल्कुल मेरे ख्याल में, मैं एक हमारे यहाँ सफाई करते हैं वो विलियम साहब, हमने कहा कि देखो तुम बहुत बड़ा काम करते हो, तुम लोग गंद करते हैं और तुम गंद साफ करते हो, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। और तुमने क्या बात। और उसके बाद वो उसने वाकई शुरू कर दिया। वो पहले थोड़ा सा तनख्वाह लेता था, लेकिन जैसे कि होता है काम को हाँ फील नहीं करता था। मेरे ख्याल में हर काम में दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए, उसका रीजन देना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, इंसान है, काम करता है, जल्दी सीख जाता है, लेकिन तरीका आना चाहिए। तरीका आना चाहिए। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज जनाब फारूक कैसर हमारे मेहमान हैं, उनसे गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। जैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार, जवानी, अधेड़ उम्री, बुढ़ापा, बच्चे, जब आप खुद, कौन सा टाइम और हर टाइम की ब्यूटी को आपने कैसे लिया है, जिसको आप समझते हैं ये मुश्किल है, ये आसान है, कदरे आसान है, निस्बतन ज़्यादा मुश्किल है? मेरे ख्याल में अगर आप मसरूफ़ रहे हैं तो आपको ये तो नहीं पता चलता कौन सा दौर कैसे गुजर। मतलब मेरी बेगम बड़ी सपोर्ट है मेरे हर काम में, तनकीद निगार भी हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं, समझती भी। उनको मैंने कहीं लिखा होगा शेर एक कि हमें बचपन से एकदम बुढ़ापा मिला, बीच से गायब अपनी जवानी हुई, और पता नहीं 4 दिन की जो भी ये कहानी हुई, तो उसमें उसको भी बहुत पसंद है। उसने कहा तुम आप पे अप्लाई होता है, क्योंकि जवानी का पता ही नहीं चला, काम इतना किया उसके बाद पता चला बूढ़े हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में हर दौर का अपना एक मज़ा है, हर दौर का एक अपना मकसद है। क्या खूबसूरत, पता नहीं जिसने भी तख्लीक किया अल्लाह मियां ने, उसने क्या हिकमत है इसमें अंदर कि आप पहले सीखते हैं और फिर डिलीवर करके जाते हैं। हाँ। आप पौधा, जैसे पौधा है और फिर वो तनावर दरख्त और फलां और फाइनली फल लगता है, सब कुछ वो वो जो लिया है वो देना है फिर आपने। और ये सर्कल चलता रहता है। हम बीच में, मेरे ख्याल में इंसान एक ही है, वो कभी इंसान ख़त्म नहीं होता, इंसान ही रूप में फिर आ जाता है, अपना ही रूप फिर आ जाता है उसका, वो फिर खुद ही आ जाता है। ठीक है। और वो काम जो एक टाइम के लिए है,
वो अगला उसको अचीव करता है, अगला पूरा करता है, तरक्की बढ़ने का। ये भी और भी बड़ी चीजें हैं ऐसी। आजकल के दौर में जैसे आप देखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे जी। हैं, जो आप पहले पुतलियों के जबान में अंदाज में बातें किया करते थे, वो अब कॉमेडियंस बैठे होते हैं और वो उसी तरह के जुमले वो जी। उससे जरा बढ़कर एक Yeah, एडवांस फॉर्म है। right. कैसे देखते हैं आप अपने दौर को और इस दौर को, और अगर आप इस दौर से शुरू कर रहे होते अपना करियर तो फिर आप क्या कर रहे होते, क्या सी करते हैं? मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले ज़रूरत है हर निज़ाम में, हर एक निज़ाम में या हर शोबे में उसको वॉच करने की, उसके ऊपर। हमारे एक और भी प्रॉब्लम, मतलब मैं इतने अरसे से बैठा हूँ, मेरी तरह के हज़ारों लोग हैं, मुझसे 1000 दर्जे काबिल लोग हैं, मुझसे 1000 दर्जे एजुकेटेड हैं, हम सब पूरी दुनिया में उनसे काम लिया जाता है। और ये हम ऐसी पोजीशन में हम कुछ डिमांड भी नहीं करेंगे हमसे, हमसे सिर्फ फोन पे कहीं मशवरा लेना है उन्होंने। आज तक रिकॉर्ड है कि नहीं किसी शोबे में। एक तो ये प्रॉब्लम है, ये हम समझते हैं कि मशवरा लेने से हम डिग्रेड हो जाएंगे। सही। हमें कोई मशवरा दे, ये कैसे पॉसिबल है? ये नहीं, मशवरा तो कहीं भी ले ले, नाम तो आप ही का जाना है। डायरेक्टर अगर टीवी का या डायरेक्टर जो है वो अगर सब कास्ट से भी और उससे मशवरा लेगा, नाम तो डायरेक्टर का जाना है, उनके किसी का नाम नहीं जाना। सही। और एक टीम वर्क से फिर एक रिजल्ट निकलता है। हम आदि नहीं है। मुझे किसी ने डांटा भी था, एक मैं बड़े कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने टीवी के लोग जमा थे, तो एक कि आइंदा से हम टीम बना रहे हैं और ये स्क्रिप्ट एक टीम लिखेगी। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा टीम लिख ही नहीं सकती। उन्होंने कहा ये कैसे कह रहे हो, सारी दुनिया में ऐसा होता है? मैंने कहा जी सारी दुनिया में होता है, हमारे मुल्क में नहीं हो सकता ये। हमारे मुल्क में टीम का मतलब ये है कि आप गायब हो गए। सही। ये किसी सोशलिस्ट मुल्क में हो सकता है, हमारे मुल्क में नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में इंडिविजुअल चाहता है कि मेरा नाम हो, तो नहीं, ये करके दिखाएंगे। नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? तो यही बदकिस्मती हमारी इंटरनेशनल, हमारी क्रिकेट टीम से लेकर तो हर जगह हर बंदा इंडिविजुअल प्लेयर है। मेरे ख्याल स्क्वाश में हम इसलिए कामयाब रहे कि उसमें कप्तान वही होता है, खुद प्लेयर होता है। हाँ, मेरे ख्याल नहीं, लेकिन ये सब चीज हालात के हिसाब से ये भी देखना चाहिए कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस में पल सकते हैं। कौन बच्चों में से कोई आपके नक्शे कदम पे नहीं चला? अब अच्छा, मजे की बात है, पता नहीं चला। यकीन करें, मेरे बच्चे मेरी बेगम ने पाले हैं। अच्छा। वो उसी स्कूल में वो पढ़ते रहे, वो एक मुर्गी की तरह, बच्चों की तरह उनकी देखभाल फलाना। हमें तो एकदम ख्याल आया कि वो अच्छा शादी की उम्र होगी बेटी की, भाई इतनी जल्दी। बल्कि वो पास होती थी तो मैं डांटता था कि भाई 1 साल फेल भी हो तो जल्दी पास कर गई तो फिर तुम्हारी शादी करनी है हमसे। लेकिन बच्चों में मैंने फ्रीली छोड़ा था, जहाँ जो मर्जी ज्वाइन करें। और मेरे बेटे में इनडायरेक्टली बहुत सी, मेरे वो बेहतरीन पपेटियर है, बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर है, सब कुछ है, लेकिन उसने ये प्रोफेशन इसलिए नहीं अपनाया। उसने मुझे देख लिया था कि इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें बड़ी जिद्दोजहद है और फलां फलां फलां। वो इस प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन इस प्रोफेशन के बारे में जो इनहेरिट किया उसने, वो मुझे बड़ी खुशी होती है। यही होना चाहिए। अच्छा, एक क्रिएटिव शख्स होने के साथ साथ एक जिम्मेदार इंसान भी इस माशरे का, और उसके साथ साथ फिर घर का, जो आपने खुद जिस परेशानी का तज़किरा किया कि जब आपने लिखना होता है अंडर प्रेशर ऑफ कि उससे आपका घर का ब्रेड अर्नर भी आप हैं, रोटी रोजी चूल्हा भी उसी से चलना है, उसके अंडर इन्फ्लुएंस जो आप लिख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, और फिर अब जब फारिगुल बाली है, मतलब आपको इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, और अब जब आप क्रिएटिव काम करते हैं, आप दोनों में कोई फर्क देखते हैं, या क्वालिटी और एक्सीलेंस और मयार में आप समझते हैं कि सब काम एक जैसे होते हैं? बहुत अच्छी बात, कमाल, ये कभी नहीं पूछा था किसी ने। मेरे ख्याल में मैंने अच्छा काम प्रेशर में किया है। अच्छा। अब मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कोई लाइबिलिटी भी नहीं, लेकिन उस तरह का काम नहीं हो पा रहा, उस तरह का काम हो नहीं सकता। ये हमारी आदत है। मेरी बेगम हैरान हो जाती है कि आप लिख रहे होते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि मार्केट चलना है, तो मैं उठ खड़ा होता हूँ, चाबी चलो जी, तो फिर आप आ जाते हैं, फिर शुरू आप, मैं वो कईयों को बताती भी है, मैं उन्हें कहता हूँ कि शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे ब्रेक चाहिए होता है। अच्छा। मैं लिख रहा हूँ तो मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मैं सोच वही रहा होता हूँ जो लिख रहा होता हूँ। ठीक। तो मेरा काम तो जारी है, मेरा लिखने का काम है, सोचने का काम है, तो वो तो मैं फिर आके कर ले। लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते, कुछ लोगों को तन्हाई चाहिए, एक माहौल चाहिए, फिर वो लिखते भी हैं, और सही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें ये सारी, मेरे हिसाब से ये सब सहूलतें, ये सब अयाशियाँ, ये हमें नहीं मुयसर हुई। हमें तो काम करना पड़ा कि नहीं करेंगे तो रात को रोटी नहीं मिलेगी। और इस प्रेशर में हमने बहुत काम किया, और बेतहाशा काम किया, और हर फील्ड में किया। सही। गो के मास्टर किसी में नहीं हो सके, लेकिन किया जरूर। नहीं, मास्टर तो आप हैं। अब बहुत आपकी मेहरबानी, आप समझती हैं, लेकिन मुझे अंदर पता है कि
जब नेट आया और मुझे अंदाज़ा हुआ ओह माय गॉड, एक वेंट्रिकुलिस्ट कहते हैं जो खुद ही बोलता है और अपने एक हाथ में पपेट होता है और वो उसकी आवाज़ निकालता है मगर इसका मुंह नहीं हिलता, वो सारी दुनिया में एक ही पपेट लेके सारी दुनिया घूमता है और हर, मैंने कहा ये क्यों नहीं सीखा मैंने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसका कि ये भी एक आर्ट है दुनिया में, मोनोइज्म। ठीक है। और जब लोगों के काम देखे तो इतनी डिप्रेशन हुई कि फारूक कैसा तुम खुशकिस्मत थे, कैसे मुल्क में जहाँ एक नया तुमने दिया टीवी पे, टीवी की बड़ी मेहरबानी, उसने प्रोजेक्ट किया, फिर तुम फील्ड में गए, चलो थोड़ा सा काम किया लेकिन तुम दुनिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पाए। ये कैसे हुआ सर कि आपके अंदर वो नहीं है कि हम तो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और देखिए जी हम तो नहीं है ना, जो ये कहते हैं वो भी सोचे नहीं सोचना चाहिए, नहीं है कुछ भी नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हम ये फिक्रा निकाल दें लाइफ में, हम बड़ा क्रिएटिव है, क्रिएटिव अल्लाह है सर, हम तो कॉपियर हैं, कोई अच्छा कॉपियर है, कुछ थोड़ा कमज़ोर कॉपियर है, कॉपी करते हैं हमने कोई चीज़ दुनिया में ऐसी खिलाफ से पकड़ के हमें दिखाई हो, सब इसी ज़मीन से, इसी कुदरत के, उसने हमें 3 रंग दिए, लोग हमने उसके रंग से रंग मिला के बहुत से रंग बना लिए, हम अमेंडमेंट करते रहे कुदरत की हर चीज़ को, बिल्कुल सही, दरख्त जंगल काट के बाग बना दिया लेकिन जंगल उसी ने दिया, बिल्कुल सही, ये तो है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, काफी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है फरा। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम जी, थैंक यू। ना इंट्रो के हवाले से मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले आपसे कि आज चेयरमैन सेनेट का भी एक बयान आया, उसमें आप देखें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि कोई भी इदारा पवित्र नहीं है, तो हमने पढ़ा था कि जबान पे सबसे पहले दुश्मन हमला करता है। आज जो आप मीडिया के हवाले से बात कर रही हैं उसका असर हमारी जबान में किस हद तक शामिल हो गया, जो हमारे रहनुमा है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और भी एक जमात जो पिछले दिनों मतलब रेंजर्स के हवाले से बहुत ज्यादा जेर बहस रही है, उसके भी कई लोगों को ये इस्तेमाल, और भी दूसरे सियासतदानों को, और मैं तो ऐसे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह को भी जानती हूँ कि जिनकी मिसेज वगैरह वो इंडियन ड्रामे ही देखती हैं, हमारे घरों में ये इस तरह शामिल हो गया है हमारे, हाँ वो हमारी मतलब पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, बल्कि पार्ट अब तो खून में दौड़ना शुरू हो गया, पार्ट ऑफ बॉडी बन गया है। बिल्कुल सही, मैं अक्सर ये इसका तस्करा करती हूँ। हम जब पढ़ा करते थे सिंध मेडिकल कॉलेज में, रूममेट्स हमारी हिंदू हुआ करते थे, आप यकीन करें कि मतलब लेकिन इतना एक हमआहंगी के साथ रहना, हार्मनी के साथ रहना एक और चीज़ है, लेकिन दूसरे के नजरियात, उसकी अकायद, उसकी सोच को असरअंदाज होने देना अपने ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ये कितना अफसोसनाक बात है ना। और आपके सामने जो बैठे हैं वो उस इदारे से ताल्लुक रखते हैं जहाँ जबान एक लफ्ज पकड़ा जाता था, कि आपने ये लफ्ज क्यों बोला। और मैं फारूक कैसे साहब को भी अस्सलाम वालेकुम करूंगी और उनसे ये कहूंगी कि आप जो हैं वो आजकल जो जगाओ शोज चल रहे हैं 11 बजे, कहीं पे होस्ट की ऑफर नहीं आई आपको? थैंक यू। अच्छा, साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात किया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हकीकत ये तो है कि ड्रामे उनके देख रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं। असल जो उन्होंने बात की वो लैंग्वेज की, मैं जब 2 साल के लिए इंडिया गया, पुरानी बात है, यूएन की तरफ से दूरदर्शन में यही आर्ट पपेट्री एजुकेशन में पपेट्री कैसे इस्तेमाल की जाए ये टीच करने गया वहाँ। तो मुझे वहाँ के डीजी हैं शर्मा साहब, उन्होंने मुझे कहा कि फारूक साहब, मैंने कहा जी वो वहाँ पर उस ज़माने में हर प्रोड्यूसर जॉब पे जाने से पहले उनके कमरे के साथ एक छोटा सा वहाँ मॉनिटर पड़े होते थे, वहाँ पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते थे, तो वो आके देख के फिर जाता था अपनी सीट पे। ये नहीं इतनी इम्पोर्टेंट। तो मुझे कहने लगा आपको पता है हमने आपके ड्रामों से क्या चीज़ें ली हैं, आपके कल्चर से, आपके। मैंने कहा जी मुझे तो नज़र आ रहे हैं आप। उसने कहा सबसे बड़ी चीज़ हमने ज़ुबान ली है। हम लोग, हम हिंदुस्तानी जो हैं, हमारी कोई ज़ुबान नहीं है। हम अरेला करेला जारिया कारिया, आपने हमें बताया शाइस्तगी ज़ुबान क्या है, जिसको हम उर्दू कहते हैं, वो हिंदी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, तो है वही। लेकिन मुझे एक हिंदी फिल्म दिखा दें, एक आज तक जब से बन रही है जिसमें उन्होंने हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सब उर्दू है, बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमें दुख, बहुत अच्छी बात की, हमें दुख की बात है कि हम अपनी ज़ुबान को छोड़कर, या तो हमारी ज़ुबान में वो फिक्रा ना हो और वो खूबसूरत फिक्रा ना हो, फिर तो बनता है। लेकिन अगर ये आपने शौक या फैशन के तौर पे, और आपने नहीं करना चाहिए ऐसा।
जुबान की अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे, जुबान आपकी हिफाजत नहीं करेगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। हर एक चीज की जिसको आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और रिस्पॉन्ड करेगा आपको। और सर अगर आप पढ़ना, थोड़ा साइऑप्स की बहुत बात होती है, आप देखें ना कि आप बहुत सारी बातें ऐसी कह रहे होते हैं जुबानी, जो आपको नहीं पता होता कि दूसरे के नजरिए को किस हद तक उसने तब्दील कर दिया, उसकी सोच को कहां से कहां ले गया। बिल्कुल सही। और ये मजहबी अपने बहुत सारे उनके देखे ना चल रहे होते हैं, उनके बहुत सारे श्लोक चल रहे होते हैं, हमारे घरों में चल रहे होते हैं। तो कौन से फिर हम ना शिर्क की बात करते हैं और वहदानियत की बात करते हैं। एक सेकंड के लिए अपने मजहब को स्टडी कर लें, आपको अंदाजा लगेगा दुनिया का बेहतरीन लेटेस्ट यही है, क़यामत तक यही रहना है। इसमें वो सारी चीजें जो दूसरे मज़हब में थी उसमें से अमेंड करके अच्छे तरीके से, दैट्स ऑल। आपको जरूरत ही नहीं है किसी मजहब को, और एज ए मुस्लिम तो हमारा फर्ज। लेकिन हमें स्टडी याद रखिएगा, अगर नमाज पढ़ लेना या कुरान सिर्फ कुरान रख देना चूमने के लिए, ये मकसद नहीं है कुरान का। ठीक है। यह नमाज का नमाज अगर आप, मेरे ख्याल में नमाज जो है कितनी बड़ी एक याद दहानी है कि एक बंदा 5 वक्त अल्लाह से दुआ करता है और एक वक्त भी अमल नहीं करता उसमें, दिन में 5 बार दुआ करता है। बिल्कुल सही। इसीलिए वो एहसास देना, तो इसको समझने की जरूरत है। वैसे हाँ, वो गालिब ने नहीं कहा कि वो काबे किस मुंह से जाओगे, गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती ऐसी। तो वो हमने भी काबे ही जाना होता है, जब नमाज में भी मुंह दिखाना है, तो हमें भी यही सोचना होता है। मेरे ख्याल में ये कल्चरल जो इन्वेजन जो किया है इंडिया ने, वो ये कहते भी थे हमें उसको डिफेंड करना चाहिए। हमें डिफेंड हम कर सकते हैं, ऐसी कोई ऐसी देखे ना कल्चरल उसी तरह के हम ड्रामे में हमारे ड्रामे देख के उन्होंने ये शुरू किया सारा काम, तो हम क्यों पीछे हट गए। हम अभी भी वैसे ही है। इंडिया के सबसे बड़े एक्टर, सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, सबसे बड़े राइटर सारे मुसलमान हैं जी। अब हमारी जो हेरिटेज है पीछे जो है वो भी बहुत मजबूत है, ये भी रिच है। तो मेरे ख्याल में हमें बजाय हथियार फेंकने के कल्चर में मुकाबला करना चाहिए, और इसके लिए मशीर चाहिए जो हम नहीं रखते। ठीक, मशीर का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, मशीर होता है, वो आपको अच्छे आइडियाज देगा और उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे उससे आपके वो स्मॉल क्रॉकरी छोटा पाटा याद आ गया। वही तो मशीर की पोस्ट थी ना। वही मशीर की थी, वो था एक ऑफिसर, और ऑफिसर जो बिल्कुल नहीं सुनता, और एक मशीर जो है वो अवाम है, वो सारी बातें वो कह ही देता है उसको आखिर। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मशीर हैं। ऐसे ही है हमारे। कुर्सी देख के मैं आपकी प्रोड्यूसर की भी मैं कुर्सी देखा तो मैंने कहा हैरान हो गया, ये कुर्सी बता रही है कि खबरदार इसके करीब नहीं आना, ये किसी ऑफिसर की। मेरे ख्याल में अगर इसको उलट कर दिया जाए तो हमारे अंदर अंग्रेज गया ही नहीं। हम पहले तो अंग्रेज निकाले ना जी। अंग्रेज का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी एजुकेशन चाहिए, हमें इंग्लिश चाहिए, हर बड़े शहर में इंग्लिश होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। अंग्रेज की जो कि अंग्रेज खुद छोड़ चुका हुआ है, हमने नहीं छोड़ा। उसमें एक कहते हैं ना, चौधरी बनने का हमें बड़ा शौक है, यानी बड़ा आदमी बनने का। जो छोटे से छोटा भी ने अपना एक मुजाहरा रखा होगा, इवन ये निकलना चाहिए। हमें बराबरी की सतह पे आना चाहिए। बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम किचन में चलेंगे, क्योंकि आज की रेसिपी जो है वो आप सीख सकेंगे, जिसमें बीफ सचुआन जो कि एक चाइनीज डिश है, आप घर में बनाना उसे ट्राई कर सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। किचन में तलत आज बना रही है क्या सचुआन बीफ? जी फरा। और इसमें क्या क्या कुछ डलने जा रहा है? पहले तो मैं बता दूं कि बीफ को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइशें थी, आपने भी फरा ने भी कहा था कि बीफ की चीज़ें कुछ, तो इसलिए ये एक बेहतरीन एक डिश है इसकी, ये बनाने के लिए। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इसके लिए अंडर कट हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल होना चाहिए, वही होना चाहिए। अंडर कट ही इसके लिए होता है क्योंकि उसका कुकिंग टाइम 2 से 3 मिनट ही होता है, जैसे हम चिकन के लिए। और उसको स्टर फ्राई करते हैं, उसको ज़्यादा पकाते नहीं, उसको जितना कुक करेंगे उतना खराब होता जाएगा, सख्त होता जाएगा। लेकिन अंडर कट जो है वो अब घरों में तो हमने नहीं रखा होगा। जी होता नहीं है। फिर क्या करें? फिर मैंने यही किया फरा कि मैंने बीफ स्लाइसेस ले लिए और उनको मैंने बॉईल कर लिया। और इसकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसकी शेप आमतौर पे यहाँ ऐसे चौकोर सी थोड़ी होती है, इसके लिए मैंने यही काटी है। तो आपने स्लाइसेस करवा लेना जैसे हम पसंदे करवाते हैं, पसंदे करवा लें बीफ के, और उसके बाद उसको इतना पानी डाल के बॉईल कर लें जितने में वो गल जाए और पानी खुश्क हो जाए, ताकि उसकी पानी फेंकने से उसकी फूड वैल्यूज जो ज़ाया ना हो। अच्छा, इसमें मैंने सबसे पहले एक काम कर लिया, फ्राइड राइस हम हमेशा बनाते हैं और मैंने बहुत दफ़ा सिखाया हुआ है। इसमें मैंने ये किया था कि मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल
और 1 टीस्पून मैंने सेसमी ऑयल, तिल का तेल जो है वो क्या आप रेस्टोरेंट में जाओ चाइनीज़ तो एक बहुत अच्छा खुशबू वहाँ से आ रही होती है, उसमें ये चीज़ें, इन चीज़ों की खुशबू शामिल होती है। तो लेकिन वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं है मैंने किया। अच्छा मुझे बताएं, हम भी तो देसी तौर पे बाज़ औक़ात मेरी अम्मा के पास तो ख़त्म ही नहीं होता तिलों का तेल। जी हम घर वाला भी डाल सकते हैं या हमने मार्केट से ब्रांडेड ही लेना है सेसमी ऑयल? और नहीं, पर सेसमी ऑयल आप बेहतर है अपना लोकल ही लें। अच्छा। वो पता नहीं कब से चला होता है, कहाँ तक पहुँचता है, शेल्फ पे आता है, तो है तो वही चीज़। ठीक है तो वही चीज़। और देखें मतलब कितने हुआ करते थे ना मां जी, तिला दे तेल होया करता सी ना, तो कहते हम कहा करते थे ना इन तिलों में तेल नहीं है। बिल्कुल है ना, लेकिन आजकल हमें पता ही नहीं कि तिल जो है वो ये जो होते हैं, इसके अलावा भी कोई और तिल होते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी चलें, क्योंकि जो तिल गाने में आ गया वो ज्यादा मशहूर हो गया ना, जो तिल गाने में आ गया बस वही तिल हमें पता रह गया। अच्छा, इसका तरीका यह है कि अगर आपने अंडरकट लिया है तो भी यही तरीका है जो मैं अब बताने लगी हूँ, लेकिन अंडरकट बीफ को आप जब लेंगे तो फिर हमने उसको मैरिनेट करके ना तो 4-5 घंटे रखना है, बल्कि बेहतर है ओवरनाइट आप उसको रख दें। यार ये आपने बड़ा अच्छा हल निकाला इस ग्लास का। इसकी सबसे बड़ी मुसीबत होती है कम वक्त फिसलता रहता है। ये इसीलिए मैं ये जमा करती रहती हूँ, न्यूज़पेपर आता है ना उसके ऊपर, तो मैं अक्सर उतार के अपने इसके काम के लिए रखती हूँ, ज़ाया नहीं करती कोई चीज़। तो अब हमने हल्का सा बॉईल कर लिया पूरा, इसको तकरीबन 99% ये पका हुआ है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि टूटे ना, लेकिन असल खालिस रेसिपी है उसमें आपको अंडरकट लेना है और वो कच्चा होना चाहिए। अंडरकट जो बत्ती का गोश्त होता है वो वाला लेना है, और उसका कुकिंग टाइम इतना ही है जितना मैं आज दूंगी। सिर्फ उसको मैरिनेट करके आपने थोड़ी ज्यादा देर रखना है। मेरे पास क्योंकि यहाँ पे टाइम भी शॉर्ट होता है, मैंने रेसिपी भी देनी होती है और एक आसान तरीका भी बताना होता है कि अगर यूं नहीं तो यूं कर लो। अच्छा क्या क्या डाला है इसमें? सबसे पहले एक ये मैं वैसे भी बाद में डालूंगी, लेकिन मैं बता दूं इसमें मैंने ये होममेड चिली गार्लिक सॉस बनाई है। इसमें मैंने लाल गोल मिर्चें जो होती हैं वो ले ली, मुट्ठी भर ले ली, 15-20 ले ली, और उनको मैंने गर्म पानी में भिगो के रात को रख दिया था। सुबह मैंने इसमें 6-7 जवे लहसुन के डाले और उसी पानी को डाल के इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अच्छा ये सिर्फ मिर्चें और लहसुन है जी? इसमें कोई टमाटर नहीं है? नहीं पड़ा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये बहुत काम आती है मेरे ख्याल में। हम अपनी आम कुकिंग में अगर बाजार की लाल मिर्चें पिसी हुई की बजाय ये इस्तेमाल करें, लहसुन ना डालें। और अगर आपने बचपन जो है ना वो मेरा गांव में गुजरा हुआ है, मतलब इस तरह से कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम गांव भाग जाया करते थे, है तलत। तो गांव में दोपहर जब होती है ना, जब जिसे कहते हैं ना शिगर दोपहर, जब सही कड़ी धूप लगी होती है, उस वक्त रोटी बनाने की नहीं होती क्योंकि ओपन में किचन होते थे, तो सुबह की तंदूर की लगी हुई रोटी होती थी। और एक दिन मैं बहुत लड़ी, मैंने कहा मैंने तो खाना खाना है, हमें तो लंच की आदत होती है। तो इसी तरह मिर्चों को घोट के ना कुंडे में और साथ लहसुन थोड़ा सा घोट के, तो ये जो चिली गार्लिक सॉस आज हम खाते हैं ना, तो वो मक्खन वो रख के ना उस ठंडी तंदूर की रोटी पे मैंने जो खाया हुआ बचपन में, मुझे वो जायका आज तक नहीं भूलता। क्योंकि उसी वक्त मट्टी के कुंडे में, जिसे गौरी कहते हैं, उसमें जब आपने लकड़ी के डंडे से उसे अच्छी तरह रगड़ा और साथ ताज़ा ताज़ा लहसुन, देसी लहसुन, और रगड़ के वो जो एक चीज़ बनी और उसको आपने ठंडी तंदूर की रोटी के साथ खाया ना, वाह 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 क्या बात है माँ जी, तुसी खाता था? अच्छा बिल्कुल ठीक, चले जी। अच्छा वाला रोटी का मैं भी बता दूं, मुझे जो पसंद था ना गांव में जाके रोटी खाना, उसके ऊपर ताज़ा निकला हुआ मक्खन, रात की रोटी के ऊपर शक्कर डाल के रोल बना के, मैं वो बहुत शौक से खाती थी। लेकिन चले हम आ जाते हैं, साथ साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब हम सोया सॉस और मैं इसमें ऑयस्टर सॉस यूज़ कर रही हूँ, जब ये 2-3 तरह की हम ये सॉस डाल रहे होते हैं तो नमक ना डालें, बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। अच्छा मैंने डार्क सोया सॉस लिया, डार्क सोया सॉस थोड़ा स्मोकी सा टेस्ट होता है, थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सॉस होता है, इसका टेस्ट होता है। तो ये मैंने डार्क सोया सॉस लिया 2 टेबलस्पून। हम इतने, ये 3 पाव था बीफ जिसको मैंने गलाया। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमने इसको जिसे कहते हैं ना होममाइज्ड कर दिया है असल रेसिपी को आप लोगों के लिए। अच्छा, और इसके बाद इसमें ये सेसमी ऑयल है, ये 1 टीस्पून जाएगा, ये देखें बिल्कुल। और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ये ऑयस्टर सॉस है, क्योंकि हमने इसको जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी थोड़ा सा यूज करेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल मैं नमक इसमें डाल देती हूँ। अरे मुझे ये बड़ा गिला है कि जहाँ पे हमने अपने लिबास बदल लिया, अपनी जुबान बदल ली ना, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ हमने अपना खाना कितना बदल लिया। हमने आप लोगों मतलब मुगलाई कुजीन हमने कर ली, जो हमारी थी नहीं यार उस तरह से थी हमारी, लेकिन बहुत पुरानी, बहुत जब हमने लेविश करना हो। वरना हमारी जो अपनी कुजीन है इंडिजिनस, जैसे मैं जिन चीज़ों का जिक्र कर रही हूँ, वो बड़ी चटनियाँ, अचार, मुरब्बे,
इस तरह की चीजें घर में बनी हुई सारी चीजें जो अब बड़ी नापैद हो गई और बहुत फायदेमंद है। एक चीज ये है कि जब हम उसको रगड़ के बनाते हैं, हाथ से कूटते हैं किसी भी चीज को, तो उसकी वैल्यूज कुछ और होती हैं। जब हम उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं तो उसकी बहुत सारी चीजें जो और जब वो डब्बे में बंद होती है और 6 महीने तक वहाँ पड़ी रहती है तो फिर उसकी इसलिए वैल्यू कोशिश यही होनी चाहिए कि वो आप फ्रेश चीज को इस्तेमाल करें। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क पे तो हर सब्जी हर चीज मिलती है। अच्छा, ये मुझे लहसुन जिसको यहाँ पे आपने डाल के भी सौते करना है ताकि साथ साथ मैं ये प्रोसेस शुरू कर दूं। और इसमें ये 1 टेबलस्पून इसमें सिरका जा रहा है। ठीक है, और वो लहसुन दे? फरा नहीं, लहसुन इसमें नहीं करना। लहसुन आपको मैं दूसरा काम देती हूँ वेजिटेबल्स का। अच्छा, वो वेजिटेबल्स ज़्यादा होंगे इसमें। तो ये आपने फ्राई पैन किस लिए ऊपर रखा? फरा मैंने असल में सोचा कि मैं टाइम बचा लूँ, इसको फ्राइंग पैन एक ने फ्राई करके बीफ को, तो फिर हमने निकाल लेना था और उसी में हमने फिर वेजिटेबल्स बनानी थी। तो मैंने सोचा कि हम दोनों काम इकट्ठे कर लेते हैं। आप ये करें फरा, इसमें ये हरी मिर्च है और लहसुन है। मैं आपको ये हम इसको ऑयल में डाल देंगे इकट्ठा? जी, इकट्ठा डाल देंगे और इसको 2 मिनट सिर्फ। उसको 2 मिनट के लिए हम सिर्फ जरा पकाएंगे। हाँ, और फिर उसके बाद हम कच्ची कटी हुई सब्जियां, जिसमें कि शिमला मिर्च है, जिसमें गाजर है, और क्या क्या अच्छा, कुछ है इसमें? प्याज आजकल ऐसा है कि स्प्रिंग ऑनियन जो है, हरा प्याज, वो मार्केट में है लेकिन बहुत कम है। तो मैंने ये किया कि 1-2 प्याज को गमले के अंदर थोड़ा सा उसमें मिट्टी में दबा दिया, तो वो 2-4 दिन में उसकी जो कंपनी जो फूट गई वो इस वक्त मतलब घर में जो प्याज था? जी, घर में जो प्याज है उसको भी आप रखें तो बाज़ार भी उग जाते हैं। लेकिन ये कि वो टाइम लेते हैं, ऐसे जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया जैसे हमने इसको, और फिर इसको मैं 2 से 3 मिनट सिर्फ तेज आंच पे फ्राई करूंगी। अच्छा, इसके लिए आप जो चाइनीज खास स्टाइल है ना, उनकी लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं, वो जो होती है उसमें बनाते हैं तेज आंच पे, इसलिए वो जो टेस्ट इन चीजों से भी बहुत फर्क आता है। ठीक है, हम यहाँ पे नॉन स्टिक यूज कर रहे हैं। हमने भी नॉन स्टिक यूज करना शुरू कर दिए हैं, जो निरी बीमारी है। अच्छा जी, ये हमने इसमें अब सब्जियां डाल देनी है अपनी तलत जी? जी फरा, बिल्कुल। ये क्या सब्जियां डालने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है, मैंने काट के रखी है। अच्छा, सब्जियां इसमें फरा, जैसे उस वक्त हम बात कर रहे थे कि बीफ चिली होता है, बीफ चिली ड्राई, और वो आप इसी रेसिपी से उसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आप फिर हरी मिर्चें डालेंगे। अच्छा, इन सब्जियों को आपने बिल्कुल भी बॉईल नहीं किया, इसलिए आपने पतली काटी नहीं है? पतली काटी है इसको, और सिर्फ 1-2 मिनट तेज आंच पे हमने इसको करना है। ठीक है, और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट। अगर आपको ज्यादा गली हुई चीजें अच्छी लगती हैं तो फिर उनको हल्का सा स्टीम कर लीजिएगा, है ना? जी, कर सकते हैं। इसीलिए जी सब्जियां इसमें आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप ब्रोकली आएगी, बहुत अच्छी है। सैलरी आएगी, सैलरी की स्टिक, वो लंबा सा धनिया की तरह जो होता है, लंबी सी स्टिक होती है, उसको छील के आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। बीन्स इसमें डाल सकते हैं, आप आलू डाल सकते हैं, अपना माड़ू डाल सकते हैं। माड़ू बहुत अच्छी चीज है। हाँ। और किसी तरह नहीं खाया जाता, लेकिन इस तरह से खाया जाता है। चाइनीज में बहुत अच्छा वो खाया जाता है। और भी ठीक है, तो जनाब हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो ये फ्राई हो चुका होगा और इसकी सॉस तैयार करेंगे। अच्छा, तो सॉस कैसे तैयार होगी? पर ये अभी बस ये 1 मिनट हो गया, आप मेरे ख्याल में डाल दें इसको, हम इसको थोड़ा सा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे ये बाकी का जो है ऑयस्टर सॉस। ठीक है, तो हमने तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ऑयस्टर सॉस डाल दिया। थोड़ा सा स्लो कर दें ताकि कपड़े ना खराब हो। जी। अच्छा, ये स्वीट चिली सॉस है, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ये हरी मिर्ची होती है जो लाल हो जाती है बाद में, लेकिन वो ज्यादा कड़वी नहीं होती, ये उसकी सॉस है। ये क्या नाम है इसका? स्वीट चिली सॉस। ठीक है, ये बनी बनाई आपको मिल जाएगी, ये बनी बनाई मिल जाती है। आप वैसे ये कश्मीरी जो मिर्च होती है उससे बन सकती है, लेकिन इसमें और बहुत चीजें ऐड होती हैं, तो वो फिर कभी अगर मौका मिला तो मैं सॉस अलग-अलग बतानी जरूर बताऊंगी। डन, ये सॉस तैयार नहीं भरा, इसमें ये जाएगी, ये ज्यादा है, इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जो हमने घर की बनी हुई चिली गार्लिक सॉस थी ये डाली। ठीक है, और इसमें सोया सॉस 2 टेबलस्पून बाकी का इसमें गया, और इसमें ब्राउन शुगर थोड़ी सी जाएगी। अब मैं चम्मच सारे मेरे ख्याल में गंदे कर। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्या? नहीं, इसमें नहीं डालना, बस ये इसी तरह से। काली मिर्च आ रही है इसमें। ठीक है, इसकी सॉस देखिए बहुत ही अच्छी बनेगी। मैं नमक नहीं डाली, मैं नमक बाद में टेस्ट करके डालूंगी। तो हमारी सॉस तैयार है, अब हमने इन सारी चीजों को प्रेजेंट करना है। आप रेसिपी नोट करेंगे, देख लेंगे, हम वापस आएंगे तो सारा कुछ प्रेजेंटेशन पे आप देख सकेंगे कि सचवान बीफ घर में कैसे आप बना सकते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।
आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारी मुलाकात रही जनाब फारूक कैसर से। सर आपकी तशरीफ लाने का हमेशा की तरह बेहद शुक्रिया। सुना मैंने कुछ संजीदा मिजाज अब ज्यादा हो गए हैं आप, और कुछ संजीदा शायरी भी शुरू कर दिया। इश्क किया है क्या, या सिर्फ ये तबीयतन शिफ्ट है? मेरा ख्याल है ये जो संजीदगी है ये हकीकत जानने की संजीदगी है। हम पहले तो सरसरी नज़र से देखते थे और मजाक करते थे, और मेरे ख्याल में मज़ा इसलिए करते थे कि ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ लम्हात अच्छे। मेरी मज़ा कम है, उसमें सटायर ज़्यादा है जो था। अब जो पता जब हकीकत सामने आ गई और हकीकतें खुली हैं, ये एज के साथ आएगी। अच्छा, तो कुछ सुनाए हमें प्लीज़ कि हमें पता चले कि आप संजीदगी में क्या लिखते हैं। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद कुछ नहीं रहता, लिहाजा मुझे ये भी इस्तेमाल करना नहीं आता। किसी ने कहा ये रख लो ताकि अगर भूलो तो मैंने ये रख लिया। अब देखते हैं ये खुलेगा मुझसे कि इसमें मेरी पोइट्री जो थी पहले वो थी कि तेरी जिंदगी है कुर्सी, मेरी जिंदगी स्टैंडिंग, तेरी जिंदगी डिसाइडेड, मेरी जिंदगी है पेंडिंग। तो इस किस्म की पोइट्री करता था। और ये वो अब वो जो पोइट्री है वो हाइको आप जानते ही हैं, हमारे जैसे टप्पे हैं जी, तीन लाइनों की, तीन लाइनें। हाँ। तीन में से तो उसमें सबसे पहले जो लिखा मैंने, और इसकी भी एक हिस्ट्री है कि चाप सुनते ही उड़ गई चिड़िया। चाप सुनते ही उड़ गई चिड़िया, नंगे पाँव में तब से फिरता हूँ, वाह, वो मगर लौट कर नहीं आई। क्या बात है, क्या बात। और इस तरह अगला है कि सिर्फ पंछी नहीं है पिंजरों में, सिर्फ पंछी नहीं है पिंजरों में, मुंह के अंदर जुबान भी कैदी है और दिल भी होते हैं कैद जिस्मों में। वाह, क्या बात। और फिर एक और है, जिनके चेहरे हैं अपनी माँ जैसे, मुस्कुराहट सजाए रखते हैं, दर्द अपना छुपाए रखते हैं। वाह। और जब हमारी बेटी की शादी तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें आई, और ज़्यादा जैसे मैंने बताया था कि पहले मैं लिखता तेरी ज़िंदगी है इंग्लिश, मेरी ज़िंदगी है देसी, और तेरी ज़िंदगी है सिल्की और मेरी ज़िंदगी है खेसी, यानी वो इस तरह की। लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि सीरियस जो भी याद बेटी की जब भी आती है गोद, उसकी याद बेटी की जब भी आती है गोद में, उसकी गुड़िया लेकर वो अब लोरियां उसको सुनाती है। वाह, क्या बात है। और वो बोझ बेटी का हो गया रुखसत, बोझ बेटी का हो गया रुखसत, कंधे बाबुल के अब क्यों भारी हैं, अब वो यादें उठाए फिरता है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। तो ये पोइट्री नहीं, असल में ये बाप की फीलिंग्स का इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन जो है ना, ये कमी सुना है। तो ये एक्सपीरियंस हुआ तो तब ये। अच्छा सर, एक सवाल पूछते हुए इजाजत चाहना चाहूंगी। अखलाक से गिरी आपकी कोई बात ना मयार से, जी, हालांकि आप भी 1 घंटे का प्रोग्राम करते थे और बहुत सारा कुछ कहते थे। आज हम देखते हैं कि कभी अखलाक का दामन छूट जाता है, कभी मयार हाथ से गिर जाता है, प्रोग्राम का पेट भरना मुश्किल होता है। कैसे किया था आपने और ये कैसे पता नहीं। जैसे आप देखें, आपको हम नई जनरेशन में आपकी मिसाल दी जा सकती है, कितने अरसे से ये काम कर रही हैं, कैसे कैसे लोगों की दुआएं ले रही हैं। काम की दुआ ले जो एक्सपर्ट जो डिग आउट करती हैं, जिनको फेस करती हैं, उसकी दुआ अलग है, और काम करने वाले की तो बड़ी दुआएं। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अखलाक जो है, हमें हर जो टीवी पे, जो अखबार में, कहीं भी मीडिया में आएगा, उसका एक फ़र्ज़ बनता है, उसको उस जॉब से हट के वो फ़र्ज़ ये है कि मैंने कुछ टीच करके जाना है, मैंने कुछ दे कर जाना है, मैंने सिखा कर। एक अच्छी बात एक अच्छी बात एक दिन में बहुत है। और वो अच्छी बात ये है कि आपके आने, देखिए ये भूल जाएं कि आप किन बच्चों को सिखा रहे हैं। आप ये सामने रखेंगे मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, और अपने बच्चों को आप कभी वो गलत बात नहीं कहेंगे, कभी इवन जब घर में भी होंगे आप उसको डांट देंगे। हमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है जो भी मीडिया में है कि हम अखलाक सिखलाएं। सही। और अखलाक में नए बच्चों को नहीं पता कि अखलाक क्या है, अखलाक कहाँ इसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, कहाँ बद अखलाकी शुरू है। लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो उनका कोई कसूर नहीं, जो आप देख रही हैं उनको बताया नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात रहेगी। बहुत सारी दुआएं आपकी और उनके तालिब हम भी हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपसे भी इजाजत इसी दुआ के साथ। हर सो खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। हमारी रेसिपी आपके सामने डिस्प्ले पे। अल्लाह हाफिज।